स्टूडेंट, आज हम लोग यूपी बोर्ड 2025 में पूछे गए पेपर 347 केबी के प्रश्नों को हल करेंगे। इसमें पहले प्रश्न का खंड इसमें दिया है, 1 विलियन में पीपीएम की सांद्रता 3.5 पीपीएम है। इसे निम्नलिखित में से किसके द्वारा व्यक्त कर सकते हैं। तो देखिए, पीपीएम का पूरा नाम पार्ट्स पर मिलियन होता है और पार्ट्स पर मिलियन का ही दूसरा नाम मिलीग्राम पर लीटर होता है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न आता है, एमएन की अति सामान्य ऑक्सीकरण अवस्थाएं कौन हैं। तो एमएन की दो अवस्थाएं काफ़ी सामान्य होती हैं, 1+2 और 1+4, क्योंकि आप एमएन के ये दो यौगिकों के बारे में जानते होंगे। जैसे एक यौगिक होता है MnO2 और एक यौगिक होता है MnCl2। ये पॉपुलर इसके यौगिक हैं। इनमें अगर एमएन की ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे तो एक में +4 आएगा, एक में +2 आएगा। तो एमएन की जो सबसे कॉमन ऑक्सीकरण अवस्थाएँ होती हैं वो +2 होती हैं और +4 होती हैं। अगला प्रश्न, CuCN का होल 4 पर 3- आयन में कॉपर की उप संयोजन संख्या कितनी है। तो देखिए, कॉपर के साथ Cn जुड़ा है। Cn एक दंती लिगेंड होता है, यानी एक Cn एक उपसहसंयोजी बंध कॉपर के साथ बना सकता है। चूँकि यहाँ Cn 4 हैं, इसका मतलब यहाँ 4 उपसहसंयोजी बंध बन सकते हैं, तो कॉपर की उपसहसंयोजन संख्या 4 होगी। अगला दिया है, वॉल्फ किश्नर अपचयन द्वारा प्राप्त होता है। 4 समूह दिया है, इसमें कौन सा सही है। इसका सही आंसर ए है, लेकिन आप वॉल्फ किश्नर के बारे में भी जान जाइए। अगर आंसर की बात करेंगे तो वो पहला समूह यानी CH2 समूह मेथिलीन समूह प्राप्त होता है। लेकिन कैसे प्राप्त होता है, इसके लिए आप समीकरण को समझ लीजिए। वॉल्फ किश्नर के लिए हम या तो कोई एल्डिहाइड या तो कोई कीटोन लेते हैं और इसकी क्रिया करा देते हैं हाइड्रोजीन से। ये हाइड्रोजीन से देखिए क्रिया कराए, चाहे एल्डिहाइड की क्रिया कराइए चाहे कीटोन की क्रिया कराइए। तो इस क्रिया में सबसे पहले यहाँ से ये जल निकल जाता है। अब इस जल के निकलने के बाद बाकी जो हिस्सा बच गया है वो जाकर के कार्बन में जुड़ जाता है और कार्बन में जुड़ने के बाद हाइड्रोजन बनता है। जब आप इस हाइड्रोजन को KOH और एथिलीन ग्लाइकॉल की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो यहाँ से ये जो दोनों नाइट्रोजन है, ये नाइट्रोजन गैस यहाँ से निकल जाता है और साथ ही साथ कार्बन के ये जो 2 बॉन्ड खाली हो रहे हैं, इन 2 बॉन्डों से जुड़ने के लिए यहाँ पर जो 2 हाइड्रोजन हैं ये आ जाते हैं और फाइनली आपको यहाँ पर CH2 समूह मिलता है। तो जहाँ सबसे पहले यहाँ पे कार्बोनिल समूह था, यानी ये देखिए यहाँ पर CO समूह था, अब वहाँ पर आपको CH2 यानी मेथिलीन समूह मिलता है। इसलिए यहाँ पर हमारा ऑप्शन है सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी कार्बिल एमीन अपक्रिया नहीं देती है। तो कार्बिल एमीन अपक्रिया देने वाले एमीन प्राथमिक होते हैं। अगर आप इन चारों ऑप्शन को ध्यान से देखिए तो यहाँ पर एक एमीन द्वितीयक है और द्वितीयक एमीन कभी भी कार्बिल एमीन अपक्रिया नहीं देता है। तो यानी यहाँ पर हमारा ऑप्शन सी है, क्योंकि यहाँ पर NH द्वितीयक एमीन है जबकि जिनमें NH2 लगा ये सब प्राथमिक एमीन है। तो यहाँ पूछा है कौन सी एमीन कार्बिल एमीन अपक्रिया नहीं देती है, हमारा आंसर है सी, क्योंकि वह द्वितीयक एमीन है। अगला प्रश्न है, ग्लूकोज में उपस्थित एल्डिहाइडिक समूह निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण नहीं देता है। तो देखिए यहाँ पर दिया है कि ग्लूकोज में उपस्थित एल्डिहाइडिक समूह कौन सा परीक्षण नहीं देता है। टॉलन परीक्षण, शिफ परीक्षण, फेहलिंग विलियन परीक्षण या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा कि ग्लूकोज यहाँ पर इनमें से शिफ परीक्षण नहीं देता है। वजह ये चीज़ है कि ग्लूकोज में उपस्थित एल्डिहाइड समूह मुक्त अवस्था में नहीं होता है, इसकी वजह से यह शिफ्ट परीक्षण नहीं देता है। अगला दिया है, मोलरता तथा मोललता को उदाहरण द्वारा समझाइए। तो मोलरता क्या होता है, देखिए मोलरता बराबर विलेय के मोलों की संख्या बटा विलियन का आयतन लीटर में होता है। परिभाषा को बनाने के लिए हम इस विलियन का आयतन 1 लीटर मान लेते हैं। अब आप ये बताइए, यदि हम विलियन का आयतन 1 लीटर मान लें तो विलियन की मोलरता बराबर विलेय के मोलों की संख्या हो जाएगी। अब यहाँ से हमारी परिभाषा बनती है कि 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को उस विलियन की मोलरता कहते हैं। इसे कैपिटल M से लिखते हैं। मात्रक देखिए तो ऊपर मोल है, नीचे लीटर है, इसलिए इसका मात्रक मोल प्रति लीटर होता है। ऐसे ही मोललता को परिभाषित करते समय हम अगर उसके सूत्र को देखते हैं तो विलियन की मोललता बराबर होता विलेय के मोलों की संख्या बटा विलायक का भार किलोग्राम में। परिभाषा बनाने के लिए हम यहाँ विलायक का भार 1 किलोग्राम मानते हैं। अब यहाँ पर अगर अब विलायक का भार 1 किलोग्राम हो जाए तो विलियन की मोललता बराबर विलेय के मोलों की संख्या। इसका मतलब अगर हम विलायक 1 किलोग्राम ले लें तो उसमें घुले हुए विलेय के मोलों की संख्या को इस विलियन की मोललता कहते हैं।
चूँकि सूत्र में ऊपर मोल आया है, नीचे किलोग्राम आया है, इसीलिए इसको मोल प्रति किलोग्राम में व्यक्त करते हैं और इसे प्रदर्शित करते हैं स्मॉल m से। अगला प्रश्न दिया है कि निम्नलिखित को समझाना है, एक लैंथेनाइड संकुचन या लैंथेनाइड आकुंचन क्या है और दूसरा लैंथेनाइड तथा एक्टिनाइड की ऑक्सीकरण अवस्थाएं। तो सबको मालूम है कि जब हम 4f श्रेणी में यानी लैंथेनाइड श्रेणी में सीरियम से ल्यूटेशियम की ओर जाते हैं तो लगातार परमाणु के आकार में कमी आती है। लैंथेनाइड श्रेणी में जब भी हम सीरियम से ल्यूटेशियम की ओर जाएंगे तो इन तत्वों के परमाणु और आयनों की त्रिज्याएं लगभग संकुचित या घटती जाती हैं और इसी घटने की क्रिया को ही हम बोलते हैं कि यह क्या है, लैंथेनाइड आकुंचन या लैंथेनाइड संकुचन है। अगला दिया है लैंथेनाइड तथा एक्टिनाइड की ऑक्सीकरण अवस्थाएं कितनी होती हैं। तो जैसा कि इससे पहले वाले से 347 Ka में भी बताया गया था कि लैंथेनाइड की सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था +3 होती है। इसके अतिरिक्त ये +2 तथा +4 की ऑक्सीकरण अवस्था भी प्रदर्शित करते हैं। एक्टिनाइड की सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था +3 होती है। एक्टिनाइड में रेंज ज़्यादा होती है ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करने की। तो देखिए एक्टिनाइड +3 के साथ साथ +2, +4, +5, +6 तथा +7 की ऑक्सीकरण अवस्था भी प्रदर्शित करते हैं। अगला प्रश्न है उपसहसंयोजन यौगिकों में संयोजकता आबंध सिद्धांत को समझाना है। तो देखिए संयोजकता आबंध सिद्धांत में क्या होता है, हम पॉइंट वाइज आपको बता दे रहे हैं। इसमें पहला पॉइंट ये दिया है कि जब कोई संकर यौगिक बनता है तो केंद्रीय धातु परमाणु या लिगैंड अपनी उपसहसंयोजक संख्या के बराबर रिक्त कक्षक उपलब्ध कराता है। मतलब अगर वहाँ पर कोई संकर यौगिक बनाते समय हमारा जो केंद्रीय धातु परमाणु है उसकी उपसहसंयोजक संख्या 4 है तो वह 4 रिक्त कक्षक उपलब्ध कराएगा जिसमें लिगैंड द्वारा दिए गए इलेक्ट्रॉनों को रखा जाएगा। तो पहला पॉइंट वही का है। दूसरा, जब धातु परमाणु रिक्त कक्षक उपलब्ध कराता है तो उपलब्ध कराने से पहले वो उन कक्षकों को संग्रहण में आवश्यकता अनुसार भाग लेता है ताकि सारे कक्षकों की ऊर्जा एक समान हो जाए। तो इसलिए सेकंड पॉइंट में दिया है कि केंद्रीय धातु परमाणु या आयन के जो रिक्त कक्षक हैं वो आवश्यकता अनुसार संकरण में भाग लेते हैं। जैसे अगर हमको केवल 4 कक्षकों की ज़रूरत है तो हम sp3 संकरण करेंगे या dsp2 संकरण करेंगे। अगर हमको 5 कक्षकों की आवश्यकता है तो हम sp3d संकरण करेंगे। अगर 6 कक्षकों की आवश्यकता है तो sp3d2 संकरण करेंगे। तो इसलिए आवश्यकता अनुसार ही संकरण में भाग लेते हैं। तीसरा पॉइंट ये है कि जब हमारा लिगैंड केंद्रीय धातु परमाणु के संपर्क में आता है तो केंद्रीय धातु परमाणु या आयन जो होता है वो उसके रिक्त कक्षक में लिगैंड के इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, व्यवस्थित हो जाते हैं, जिससे उस धातु परमाणु तथा लिगैंड के मध्य कौन सा बंध बन जाता है, उपसहसंयोजी बंध बन जाता है। अब संकरण के लिए केंद्रीय धातु परमाणु कौन कौन सा कक्षक उपलब्ध कराता है ये देखिए। वो अपने वाह्यतम कोष का यस उपलब्ध कराएगा, वाह्यतम कोष का पी कक्षक उपलब्ध कराएगा और डी कक्षक वाह्यतम कोष का भी हो सकता है और वाह्यतम कोष के पहले का भी हो सकता है। यानी यहाँ पर दोनों प्रकार के डी कक्षक उपयोग में लाए जा सकते हैं, वाह्यतम कक्षक भी और अंदर वाले कोष का कक्षक यानी n-1d भी उपयोग में लाएगा। और इस आधार पे हर प्रकार के संकरण में अणु की आकृति अलग अलग होगी। इस चीज़ को इस लिस्ट से आप यहाँ पे समझ सकते हैं। जैसे अगर धातु की समन्वय संख्या 4 है तो यहाँ पर 2 प्रकार का संकरण हो सकता है, यानी वह धातु अपने वाह्यतम कोष का यस कक्षक और वाह्यतम कोष का 3p कक्षक संकरण में भाग लेगा, तब धातु उस यौगिक की आकृति चतुष्फलकीय होगी। लेकिन अगर धातु ने अपने अंदर वाले कोष का डी कक्षक, वाह्यतम कोष का यस कक्षक और वाह्यतम कोष के 2p कक्षक इन्वॉल्व किया है तब उसकी आकृति जो होती है वो वर्ग समतलीय होने लगती है। इसके सिवा अगर हमारा संकरण 5 होता है तो समन्वय संख्या 5 होने पर या उपसहसंयोजक संख्या 5 होने पर संकरण sp3d होता है और तब अणु की आकृति त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय होती है। समन्वय संख्या 6 होने पर अंदर के 2 डी कक्षक, 1 यस कक्षक 3p कक्षक या 1 यस कक्षक 3p कक्षक तथा 2 डी कक्षक वाह्यतम वाले ये इन्वॉल्व हो सकते हैं और तब अणु की आकृति अष्टफलकीय होती है। अगला प्रश्न है वुर्ज तथा फिटिक अपक्रिया को उदाहरण द्वारा स्पष्ट कीजिए। तो देखिए वुर्ज अपक्रिया में हम एल्किल हैलाइड को सोडियम धातु से क्रिया करा के उच्च कार्बन वाला एल्केन बनाते हैं, जबकि फिटिक अपक्रिया में हम एरिल हैलाइड का यूज़ करते हैं। वुर्ज और फिटिक दोनों अपक्रियाएं एक ही तरीके से होती हैं। अंतर ये है वुर्ज अपक्रिया में हम एल्किल हैलाइड का उपयोग करते हैं सोडियम धातु के साथ, जबकि फिटिक अपक्रिया में हम सोडियम धातु के साथ एरिल हैलाइड का यूज़ करते हैं। तो आप इस चीज़ को यहाँ से देखिए, यहाँ पर हमने एल्किल हैलाइड लिया है और एल्किल हैलाइड को सोडियम धातु से क्रिया कराया है। तो एल्किल हैलाइड के 2 अणु आपस में क्रिया करके देखिए उच्च कार्बन
कार्बन वाला एल्केन बनाते हैं। इस अभिक्रिया को वुर्ज अभिक्रिया कहते हैं। स्टेटमेंट भी देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि एल्किल हैलाइडों को शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु से क्रिया कराने पर एल्केन प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को हम वुर्ज अभिक्रिया कहते हैं। अब फिटिक अभिक्रिया में सेम परिभाषा चलेगी, लेकिन जहाँ पर हमारा एल्किल था यहाँ पर एरिल हैलाइड आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे सेम वही चीज़ लिखा हुआ है जैसा मैंने पहले ही बताया था। यहाँ पे एल्किल की जगह पे एरिल शब्द का प्रयोग करेंगे, पूरा स्टेटमेंट वही चलेगा। अब ये देखिए ये एरिल हैलाइड आ गए हैं यहाँ पे। अब यहाँ पर सेम 2NaCl निकल जाएगा, बाकी दोनों फेनिल समूह आपस में जुड़ जाएंगे और हमको यहाँ पर डाईफेनिल मिलेगा। अगला प्रश्न है 28 ग्राम KOH जिसका अणुभार 56 है 500 ml विलयन में घुला है, विलयन के मोलरता की गणना करनी है। तो देखिए सबसे पहले आपको KOH का भार दिया है कितना, KOH का भार दिया 28 ग्राम दिया है और विलयन का आयतन दिया है, ये दिया है 500 ml, ठीक है। और विलयन की मोलरता निकालनी है। तो देखिए विलयन की मोलरता निकालने के लिए विलेय के मोल पता होने चाहिए। विलेय कौन है, KOH है, तो इसका भार दिया है। इसको अगर हम इसके अणुभार से भाग कर दें तो यानी यहाँ पर इसके मोलों की संख्या आएगी 0.5 मोल, ये आ जाएगा। और यहाँ विलयन का आयतन जो 500 ml है, इसको अगर हम लीटर में कन्वर्ट करें तो 0.5 लीटर हो जाएगा। अब मोलरता कैसे निकालते हैं, मोलों की संख्या बटा आयतन लीटर में। तो चूँकि दोनों ही 0.5 हैं तो यहाँ हमारा आंसर आएगा 1 मोल प्रति लीटर। लिखने का तरीका क्या है वो देख लेते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पर हमने यहाँ पर KOH का अणुभार भार लिखा है, फिर KOH का अणुभार जो कि यहाँ 56 दिया था, तो हमने भार बटा अणुभार करके यहाँ पर मोलों की संख्या निकाल लिया 0.5 मोल। विलयन का आयतन देखिए वो मिलीलीटर में दिया था, उसको हमने 1000 से भाग किया और इसको लीटर में बदल लिया और फिर मोलरता का सूत्र निकाल दिया KOH के मोलों की संख्या बटा आयतन लीटर में। तो देखिए हमारा यहाँ पर आंसर आ गया 1 m, हमारा यहाँ पर आंसर आ जाता है। अब अगला दिया है मोलसैज से एथेनॉल बनाने की विधि तथा रासायनिक समीकरण लिखे। कई बच्चों को यही नहीं मालूम होता है कि मोलसैज है क्या। देखिए जब भी चीनी उद्योग जो कि चीनी बना रही होती है तो चीनी प्राप्त करने के बाद जो बचा हुआ विलयन होता है उसको हम मोलसैज कहते हैं। मोलसैज का दूसरा नाम होता है शीरा, ठीक है। इससे हमको एथिल अल्कोहल बनाना है, इसके बारे में यहाँ पे चर्चा करेंगे। तो चीनी उद्योग से जब आपको चीनी मिल जाता है तो जो बचा हुआ विलयन होता है वो बेकार नहीं होता है, उसमें लगभग 40% शर्करा अभी भी मौजूद होती है। तो चलिए देखिए यहाँ पर इस चीज़ को हमने लिख करके बताया हुआ है कि देखिए सबसे पहले यहाँ पर दिया है कि चीनी उद्योग शीरा जो होता है जिसको हम मोलसैज भी कहते हैं, शीरा चीनी उद्योग से प्राप्त सह उत्पाद होता है। ये लाल भूरा रंग का गाढ़ा द्रव होता है, इसमें काफ़ी मात्रा में शर्करा होती है, लगभग 40%। इसके लिए अब क्या करते हैं, इसके लिए हम उस मोलसैज को या शीरे को पानी मिला करके उसकी सांद्रता घटा करके 8 से 10% कर लेंगे। उसमें थोड़ा सा तनु H2SO4 भी मिला देते हैं ताकि वो अन्य जीवाणुओं को पनपने ना दे या उनको नष्ट कर दे। इसके सिवा इसमें हम ईस्ट भी मिलाते हैं, जिसके भोजन के लिए हम अमोनियम के लवण चाहे अमोनियम सल्फेट और अमोनियम फॉस्फेट मिलाते हैं। इसके बाद ईस्ट के लिए अच्छी कंडीशन कर दिया हमने, उसमें अमोनियम सल्फेट या अमोनियम फॉस्फेट मिला दिया। इसके बाद इसमें ईस्ट डाल करके हम 2 से 3 दिन के लिए छोड़ देंगे। तो ईस्ट में जो एंजाइम होते हैं वो उसमें उपस्थित चीनी यानी सुक्रोज को तोड़ करके बाद में अल्कोहल का निर्माण करते हैं। कैसे, ये देखिए यहाँ पर जो चीनी हमारी थी उसको तोड़ने के लिए ईस्ट में उपस्थित जो पहला एंजाइम है इन्वर्टेज, वो उसको ग्लूकोज या फ्रक्टोज में तोड़ता है और बाद में वही ग्लूकोज या फ्रक्टोज जाइमेज नामक दूसरे एंजाइम के द्वारा एथिल अल्कोहल में बदल जाते हैं। इस प्रकार हमको एथिल अल्कोहल प्राप्त हो जाता है मोलसैज से। अगला प्रश्न दिया है कार्बोनिल समूह की प्रकृति बताइए। तो देखिए यहाँ पे अगर हम कार्बोनिल समूह की प्रकृति को समझाना चाहें तो देखिए बहुत आसान होता है। ये हमारा कार्बोनिल समूह है C डबल बॉन्ड O। अब इसमें ऑक्सीजन की विद्युत ऋणात्मकता ज़्यादा है तो जाहिर सी बात है ऑक्सीजन इस बंध को खींचेगा। अगर ऑक्सीजन इस बंध को खींचता है तो आप ये देखिए यहाँ पर कार्बन ऑक्सीजन के बीच में एक ही बॉन्ड बचेगा, ठीक है। यानी यहाँ ऑक्सीजन अधिक ताकतवर है, इसकी विद्युत ऋणात्मकता ज़्यादा है तो इस पर आंशिक ऋणावेश आएगा और यहाँ कार्बन पर आंशिक क्या आएगा, धनावेश आएगा। और अगर ये बंध तोड़ के अलग कर लेगा तो ऑक्सीजन पर पूरा माइनस आएगा और कार्बन पे क्या आ जाएगा, पूरा प्लस आ जाएगा। तो आप यहाँ देखिए तो कार्बोनिल समूह की जो प्रकृति है वो ध्रुवीय मानी जाती है।
क्योंकि इसमें आपको धन ध्रुव भी दिखाई दे रहा है और ऋण ध्रुव भी दिखाई दे रहा है। इसको लिखा कैसे जाता है वो देखिए यहाँ पर दिया है कि कार्बोनिल समूह में उपस्थित ऑक्सीजन की विद्युत ऋणात्मकता कार्बन से अधिक होती है, जिसके कारण ऑक्सीजन परमाणु बंध के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करता है, जिसके कारण ऑक्सीजन परमाणु पर आंशिक ऋणावेश और कार्बन परमाणु पर आंशिक धनावेश आ जाता है। इसका मतलब है कि कार्बोनिल समूह की जो प्रकृति होती है वह ध्रुवीय होती है। अब इस चीज़ को आप यहाँ पर चित्र के जरिए भी देखिए, जो मैंने आपको समझाया था, देखिए वहाँ पर इसी चीज़ को बताया हुआ है। दूसरा दिया है कि कार्बोक्सिलिक समूह की प्रकृति क्या होती है। तो कार्बोक्सिलिक समूह में जो आपका यह OH समूह होता है, इसको ध्यान दीजिएगा। इसमें जो ये OH समूह है, इसमें ऑक्सीजन की विद्युत ऋणात्मकता ज़्यादा होती है और ऑक्सीजन की विद्युत ऋणात्मकता ज़्यादा होने से ऑक्सीजन इस बंध को खींचेगा। बंध खींचने के चलते ऑक्सीजन पे माइनस आवेश आएगा और हाइड्रोजन पे कौन सा आवेश आ गया है, प्लस आ गया है। यानी कार्बोक्सिलिक समूह अपने हाइड्रोजन को H+ के रूप में निकाल सकता है, और ऐसा समूह जो अपने हाइड्रोजन को H+ निकाल सकता है उसकी प्रकृति कैसी होती है, अम्लीय होती है। तो देखिए स्टेटमेंट में बताया गया कि कार्बोक्सिलिक अम्ल की प्रकृति अम्लीय होती है। अब दिया है ग्लूकोज के 2 रासायनिक गुणों का रासायनिक समीकरण लिखे। तो यहाँ पर आपके पास छूट है, आप कोई भी 2 समीकरण लिख सकते हैं। जैसे हमने यहाँ ग्लूकोज का पहला क्रिया कराया HCN से। जब आप HCN से क्रिया कराते हैं तो देखिए यहाँ पे होता ये है कि यहाँ पे अभी मैंने बताया था कार्बोनिल समूह में ऑक्सीजन पे यहाँ पे क्या आएगा, माइनस। क्यों माइनस आएगा, क्योंकि जब वो इस बंध को खींचेगा तो इस बंध को खींचने पर यहाँ पर आएगा माइनस और कार्बन पे क्या आएगा, प्लस। और यहाँ H पर प्लस होता है, CN पर माइनस होता है। तो जब ये बंध टूटेगा उसके बाद ऑक्सीजन से जुड़ने के लिए कौन चला जाएगा, हाइड्रोजन, और जो CN है वो जुड़ने चला जाएगा कार्बन से। तो देखिए यहाँ ऑक्सीजन के पास H आके OH बना लिया और हमारा यह CN इस कार्बन से जुड़ गया और बनने वाले यौगिक का नाम साइनोहाइड्रिन है। चूँकि ग्लूकोज ने इसको बनाया तो इसको हम ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन कहते हैं। अगली क्रिया हाइड्रोक्सिलेमीन से होती है। अगर हम ग्लूकोज को हाइड्रोक्सिलेमीन से क्रिया कराते हैं तो यहाँ पर H2O निकल जाता है, यानी यहाँ से HO और यहाँ से H2 ये निकल जाएगा, बाकी चीज़ें जाके वहाँ जुड़ जाएंगी। अब ऑक्सिम बनता है तो इस यौगिक का नाम ग्लूकोज ऑक्सिम होगा। अगला प्रश्न दिया है किसी ताप पर शुद्ध बेंजीन का वाष्प दाब दिया है। शुद्ध बेंजीन का वाष्प दाब मतलब शुद्ध विलायक का वाष्प दाब दिया है। तो यहाँ पर आपको P0 का मान दिया है, कितना दिया है, 0.850 बार। ठीक है, इसके बाद 0.5 ग्राम अवाष्पिल विद्युत अनवघट्य ठोस यानी विलायक का भी भार दिया है। विलायक के भार के लिए हम इसको स्मॉल w से लिखते हैं, ये आपका दिया है 0.5। ठीक है, इसके बाद कह रहा है कि इसको 39 ग्राम बेंजीन, क्योंकि बेंजीन विलायक है, विलायक के भार को हम लिखते हैं कैपिटल W से 39 ग्राम, ये भी दिया है। मोल द्रव्यमान भी दिया है, विलायक के मोल द्रव्यमान को कैपिटल W से लिखते हैं, तो ये भी आपको दिया है 78 ग्राम पर मोल दिया है। और कह रहा प्राप्त विलयन का वाष्प दाब, विलयन के वाष्प दाब को हम P से लिखते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 0.845, ये बार हो जाएगा। अब कह रहा ठोस के मोलर द्रव्यमान, ठोस मतलब विलेय का मोलर द्रव्यमान निकालना है, विलेय के मोलर द्रव्यमान को हम स्मॉल m से लिखते हैं। अब अगर इतनी चीज़ें अगर आपको दिया है तो आप कैसे इसको ज्ञात करेंगे, देखिए इसके लिए हमारे पास एक सूत्र होता है P0 माइनस P/P0 इज इक्वल टू स्मॉल w के साथ कैपिटल M डिवाइडेड बाई कैपिटल W के साथ स्मॉल m। अब अगर आप यहाँ ध्यान दें तो लगभग आपको सारी वैल्यू पता हैं, जैसे P0 का मान पता है, P का मान पता है, P0 का, स्मॉल w का मान पता है, कैपिटल M का मान पता है, कैपिटल W का मान पता है। तो इन आंकड़ों की सहायता से हम स्मॉल m का मान निकाल सकते हैं। अब ये किस प्रकार निकलता है, चलिए उसको देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर उस चीज़ को पूरा डाटा जो मैंने बताया था वही लिखा हुआ है कि यहाँ पर आपको सबका दिया हुआ है कि शुद्ध बेंजीन का जो वाष्प दाब है वो 0.850 बार होगा, विलेय का भार 0.5 ग्राम होगा, विलायक का भार 39 ग्राम दिया है, बेंजीन का मोलर द्रव्यमान 78 ग्राम पर मोल है, विलयन का वाष्प दाब 0.845 बार दिया है और विलेय का मोलर द्रव्यमान स्मॉल m कहा है। फिर मैंने आपको ये सूत्र जो बताया था, देखिए उसी सूत्र से पूरा का पूरा सबकी वैल्यू रख दीजिएगा। सबकी वैल्यू रखने पर यहाँ से स्मॉल m का मान आ जाएगा और इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन लग जाएगा। अगला आता है मानक इलेक्ट्रोड व्यूह की परिभाषा लिखिए और निम्नलिखित सेल के मानक
ईएमएफ यानी इलेक्ट्रोमोटिव यानी विद्युत वाहक बल की गणना करनी है। मानक कहा यानी ई नॉट सेल निकालना है। तो सबसे पहले हम मानक इलेक्ट्रोड विभव की परिभाषा बताते हैं क्या है। देखिए होता ये है कि जब हम किसी भी विलयन में, ये मान लीजिए कोई विलयन है और इस विलयन में हमने किसी धातु की छड़ को डुबो दिया। सपोज़ करिए हमने यहाँ पर किसी धातु की ये छड़ को डुबो दिया है। तो जब हम किसी धातु की छड़ को विलयन में डुबोते हैं, अगर उस समय हमने टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड यानी 298 केल्विन लिया है और जो विलयन है उस विलयन की सांद्रता 1 मोलर है, यानी उस विलयन के 1 लीटर में 1 मोल आयन है। तो जब किसी धातु की छड़ को 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर उसके किसी विलयन जिसकी सांद्रता 1 मोलर है उसके विलयन में डुबोते हैं, तो इस धातु की छड़ और विलयन के मध्य एक विभवांतर उत्पन्न हो जाता है। धातु की छड़ और विलयन के मध्य उत्पन्न हुए विभवांतर को ही हम मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं और मानक इलेक्ट्रोड विभव को हम ई नॉट से प्रदर्शित करते हैं। तो पहले देखिए यहाँ पर यही परिभाषा लिखी हुई है कि जब किसी धातु की छड़ को 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर यानी 298 केल्विन ताप पर 1 मोलर धातु आयन सांद्रता के विलयन में डुबोते हैं तो धातु की छड़ और विलयन के मध्य विभवांतर उत्पन्न हो जाता है। इसी विभवांतर को उस धातु का मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। इसे ई नॉट से प्रदर्शित करते हैं तथा इसे वोल्ट में मापते हैं। साथ ही साथ एक प्रश्न दिया है, इसका मानक ईएमएफ निकालना है यानी मानक ईएफ नॉट सेल निकालना है। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन को लगाएंगे कैसे। इसके लिए सबसे पहले आप ये देखिए कि यहाँ पर जो ये 2 पैरेलल लाइनें आपको दिखाई दे रही हैं, ये साल्ट ब्रिज कहलाती हैं। इसके बाईं तरफ जो होता है ये हमारा एनोड है और दाईं तरफ ये हमारा कैथोड है। तो हम करते क्या हैं कि जब ई नॉट सेल निकालना होगा तो ई नॉट सेल निकालने के लिए हम कैथोड में से एनोड को माइनस करेंगे। अब कैथोड हमारा कॉपर है तो देखिए कॉपर की वैल्यू यहाँ पे दी थी, वो वैल्यू मैंने यहाँ लिख दी, माइनस एनोड जो कि हमारा जिंक था ये लिख दिया, यहाँ से जिंक की वैल्यू रख दिया। इसको सॉल्व कर लिया तो हमारा आंसर जो आ गया वो आ गया प्लस 1.10 वोल्ट और ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगला दिया अभिक्रिया की कोटि को परिभाषित कीजिए। अभिक्रिया की कोटि क्या होती है? किसी भी अभिक्रिया में अभिक्रिया का वेग जिन अणुओं की सांद्रता पर निर्भर करता है, जिन अणुओं का सांद्रण बदलता है, वो अभिक्रिया की कोटि कहलाते हैं। मतलब किसी भी अभिक्रिया में क्रियाकारी के वे अणु जो अभिक्रिया के वेग को क्या करते हैं, निर्धारित करते हैं, वो कोटि कहलाती है। और प्रश्न दिया है कि अगर हम आपको एक अभिक्रिया Na तथा Mb प्लस Mb गिव्स Xc प्लस YD दे दें तो आप इसकी कोटि को कैसे ज्ञात करते हैं। तो चलिए पहले कोटि की परिभाषा देख लेते हैं। देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में उन अणुओं की संख्या जो अभिक्रिया के वेग को निर्धारित करते हैं और जिनके सांद्रण में परिवर्तन होता है उस अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। रही बात कि इस अभिक्रिया की हम कोटि कैसे ज्ञात करेंगे, तो देखिए इस अभिक्रिया की कोटि तभी ज्ञात हो सकती है जब हम प्रयोग करेंगे और प्रयोग करके ये देखेंगे कि अभिक्रिया का वेग क्रियाकारी, यहाँ 2 क्रियाकारी हैं, यहाँ पर एक क्रियाकारी A है और एक क्रियाकारी B है। तो हम प्रयोग करके ये देखेंगे कि अभिक्रिया का वेग A के कितने अणुओं पर निर्भर कर रहा है और B के कितने अणुओं पर निर्भर कर रहा है। तो चलिए मान लेते हैं कि हमने प्रैक्टिकल किया, प्रयोग किया और प्रयोग करने के बाद हमको ये पता चला कि अभिक्रिया का वेग A के x अणु पे निर्भर कर रहा है और B के y अणु पे निर्भर कर रहा है। तो यहाँ पर जब आप वेग नियम इसका लिख लेंगे, वेग नियम लिखने का तरीका भी ये होता है वेग बराबर k, फिर जो पहली क्रियाकारी A है उसके जितने अणु पे निर्भर करेगा वो घात उस पर लगा दीजिए और B के जितने अणुओं पर वेग निर्भर करेगा उसको B की सांद्रता पर घात बना दीजिए। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो कुल घात आपका x और क्या है, y है। तो अभिक्रिया की जो कोटि आएगी वो आएगी x प्लस y। अगला प्रश्न है कि क्या होता है जब क्रोमाइट अयस्क Y की उपस्थिति में पोटेशियम कार्बोनेट से क्रिया करता है। तो देखिए जब भी आप क्रोमाइट अयस्क को पोटेशियम कार्बोनेट से Y की उपस्थिति में क्रिया कराते हैं तो आपका यहाँ पर सोडियम क्रोमेट का निर्माण होता है। फिर दिया है पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में फेरस सल्फेट से क्रिया करता है। तो देखिए पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में ऑक्सीकारक का काम करेगा और यह फेरस सल्फेट को फेरिक सल्फेट में ऑक्सीकृत कर देगा। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर पोटेशियम क्रोमेट ने सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया करके ऑक्सीजन दिया है और यही ऑक्सीजन इस फेरस सल्फेट का ऑक्सीकरण कर देगा किसमें, फेरिक सल्फेट में, और इस प्रकार हमारी यह क्रिया संपन्न हो जाती है।
अगला दिया है कि पोटेशियम परमैंगनेट को अगर हम 513 केल्विन तक गर्म कर दें तो क्या होगा। अगर आप पोटेशियम परमैंगनेट को गर्म करेंगे तो यह पोटेशियम मैग्नेट में परिवर्तित होना शुरू हो जाता है। तो देखिए हमारी अगली अपक्रिया वो है ये, जहाँ पे अगर आप पोटेशियम परमैंगनेट को गर्म करेंगे 513 केल्विन तक तो वह पोटेशियम मैग्नेट में परिवर्तित हो जाता है। अगला दिया है कि मोलर चालकता को परिभाषित कीजिए। तो देखिए मोलर चालकता क्या होती है। आप किसी विलयन का निश्चित आयतन ले लीजिए, मान लीजिए यह कोई विलयन है, इसका हमने एक निश्चित आयतन लिया है। अब इसमें किसी वैद्युत अपघट्य जैसे मान लो NaCl या कोई भी आप ले सकते हैं, इसका 1 मोल घोल दीजिए। अब इस वैद्युत अपघट्य के 1 मोल को अगर आप विलयन में घोलेंगे तो विलयन में जा करके वो बहुत सारे धनायन और ऋणायन उत्पन्न करेगा। ठीक, तो किसी विलयन के निश्चित आयतन में वैद्युत अपघट्य का 1 मोल घोलने पर उस वैद्युत अपघट्य द्वारा उत्पन्न जितने भी आयन हैं उन सबकी चालकता का योग ही क्या कहलाता है, मोलर चालकता कहलाता है। तो देखिए यहाँ पे परिभाषा में दिया हुआ है कि एक विलयन के निश्चित आयतन में उपस्थित किसी वैद्युत अपघट्य के 1 मोल द्वारा उत्पन्न आयनों की चालकता शक्ति ही उस वैद्युत अपघट्य की मोलर चालकता कहलाती है। इसे लैम्डा एम से प्रदर्शित करते हैं और इसका मात्रक ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स या ओम इनवर्स की जगह सीमेंस भी बोल सकते हैं, तो सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स होता है। इसके सिवा इस क्वेश्चन में एक चीज़ और दिया है कि अगर हम आपको एक विलयन की मोलरता दे दें, यहाँ KCl विलयन की देखिए मोलरता दिया है और इसका प्रतिरोध दिया है, तो आपसे कह रहा है इसकी मोलर चालकता निकालिए। यहाँ पर सेल स्थिरांक का मान दिया है। सेल स्थिरांक किस चीज़ को कहते हैं, L/A को हम सेल स्थिरांक कहते हैं, यानी जिस वैद्युत अपघट्य विलयन को जिस कॉलम में लिया गया उसकी लंबाई और उसके अनुपात काट का क्षेत्रफल जो होता है उसके अनुपात को हम कहते हैं सेल स्थिरांक। तो यहाँ पर इतनी जानकारी दिया है। अब मोलर चालकता कैसे निकालेंगे, चलिए देखते हैं। यहाँ पर देखिए सबसे पहले उसने विलयन की सांद्रता दिया हुआ था, तो हमने पहले विलयन की यहाँ पर सांद्रता को लिख लिया है। देखिए वो इतना है, प्रतिरोधकता दिया और सेल स्थिरांक दिया है। अगर ये 3 चीज़ें आपको दिया है तो आप सेल स्थिरांक वाला सूत्र लगाएंगे। सेल स्थिरांक बराबर होता है चालकता गुणे प्रतिरोध। अब यहाँ से आपको चालकता यानी कपा का मान पता हो जाएगा। जब आपको कपा का मान पता हो गया तो फिर मोलर चालकता का सूत्र निकाल दीजिए। मोलर चालकता यानी लैम्डा एम बराबर होता है कपा गुणे 1000/m। अब आपको कपा की वैल्यू मालूम है, गुणे 1000 कर दीजिएगा और मोलरता आपको शुरू में दिया हुआ था विलयन का। क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे तो जितना आएगा ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद प्रथम कोट की अपक्रिया की इकाई लिखनी है। तो प्रथम कोट की अपक्रिया की इकाई या जो मात्रक होता है वो समय का इन्वर्स होता है। समय अगर एमकेएस पद्धति के हिसाब से देखा जाए तो सेकंड इन्वर्स लिखिएगा या फिर आप समय इन्वर्स लिखिएगा, यानी समय जिसमें दिया उसका इन्वर्स कर देंगे। इसमें एक न्यूमेरिकल भी दिया है कि प्रथम कोट की अपक्रिया में यहाँ पर क्रियाकारी की जो सांद्रता है, जो N2O5 हमारा क्रियाकारी है, इसकी प्रारंभिक सांद्रता आपको यहाँ पर दिया है। प्रारंभिक सांद्रता प्रथम कोट की अपक्रिया में ये A हो जाता है। समय लगा है T, यानी ये T का मान दिया है और बची हुई जो सांद्रता है इसको हम बोलते हैं A-X, ये दिया है और आपसे कह रहा वेग स्थिरांक निकालिए। तो देखिए यहाँ पे प्रारंभिक सांद्रता हमने लिख दिया है, बची हुई सांद्रता और समय लग गया है हमारा 60 मिनट। अब यहाँ पर सूत्र लगाते हुए अगर हम इसको करें तो हमारे प्रथम कोट की अपक्रिया का सूत्र यही है। अब आप देखिए यहाँ पर T का मान पता है, A का मान पता है, A-X का मान पता है, तीनों मान रख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। कुछ इस प्रकार से हमने वैल्यू रख करके इसको सॉल्व किया है। सॉल्व करने के बाद ये हमारा आंसर आएगा। आंसर चूँकि समय मिनट में दिया था इसलिए हमने यहाँ पर समय का इन्वर्स लिया हुआ है, यानी मिनट का इन्वर्स किया हुआ है। अगला आता है निम्नलिखित उपसंयोजन यौगिकों का सूत्र लिखना है। पहला दिया है हेक्सा एक्वा क्रोमियम थर्ड क्लोराइड। अब अगर हेक्सा एक्वा क्रोमियम थर्ड क्लोराइड का आपको सूत्र लिखना है तो कैसे लिखेंगे, देखिए यहाँ पे सबसे पहले आप बड़ा ब्रैकेट लगाएंगे। यहाँ ध्यान ये देने वाली बात है कि यहाँ से यहाँ तक की चीज़ मिला के लिखी गई, इसका मतलब यह मंडल है, और क्लोराइड को दूर लिखा गया, इसका मतलब यह आयन है। अब इसको लिखने का तरीका क्या है, इसको लिखने का सही तरीका ये है कि सबसे पहले आप बड़ा ब्रैकेट बनाएंगे। यहाँ देखिए धातु को खोजेंगे तो हमारा जो केंद्रीय धातु है वो क्रोमियम है, यहाँ लिखेंगे क्रोमियम यानी Cr। हेक्सा एक्वा कहा है, एक्वा मतलब होता है जल, तो यानी यहाँ हम लिखेंगे H2O, वो भी कितनी बार है, 6 बार है। अब इसके बाद क्लोराइड कहा है, क्लोराइड मतलब होता है Cl पे माइनस। अभी यह यौगिक का सूत्र नहीं है। अब इसका सूत्र कैसे बनेगा, तो देखिए आपके यहाँ क्रोमियम की ऑक्सीकरण संख्या +3 दिया है,
तो हम क्रोमियम पे यहाँ +3 लिखेंगे। जल पर कोई आवेश नहीं होता है तो यहाँ 0 लिखेंगे। अब इस दोनों का यानी परिणामी ज्ञात करेंगे कि क्रोमियम और जल का परिणामी क्या होगा। तो देखिए +3 और 0 मिल करके यहाँ पर परिणामी आवेश +3 आएगा। अब इसका और इसके आवेशों को देखें बराबर नहीं है तो तिरछा गुणा करेंगे। 1 का गुणा आप यहाँ करेंगे और ये जो 3 आया है इस 3 का गुणा Cl में करेंगे। तो हमारा फाइनल आंसर क्या होगा, क्रोमियम है, यहाँ पर हमने H2O लिखा है कितनी बार, 6 बार, और Cl में 3 का गुणा हो जाएगा तो Cl3 हो जाएगा। यानी पहला आंसर जो हेक्सा एक्वा क्रोमियम थर्ड क्लोराइड का सूत्र था वो हमारा ये हो जाएगा। आते हैं अगले प्रश्न पे। दिया है डाइक्लोराइडो डाईएमीन प्लेटिनम सेकेंड। तो देखिए इसके क्वेश्चन को हम कैसे लगाएंगे। यहाँ पे सबसे पहले आपको दिया है क्या, पहले बड़ा ब्रैकेट बनाएंगे क्योंकि सारी चीज़ें मिला के लिखी गई, यानी ये पूरा का पूरा ही उपसंयोजक क्षेत्र या मंडल है। इसमें हमारा धातु है प्लेटिनम, तो सबसे पहले हम लिखेंगे प्लेटिनम। इसके बाद कहा है डाइक्लोराइडो और डाईएमीन। तो डाइक्लोराइडो का मतलब यहाँ Cl 2 बार होगा, डाईएमीन का मतलब होता है NH3। ये भी कितनी बार है, 2 बार का है तो 2 बार लिखेंगे। अब इसके बाद यहाँ देखते हैं कि कहीं कोई आवेश तो नहीं है। तो देखिए प्लेटिनम की ऑक्सीकरण संख्या 2 दिया है, चूँकि धातुएं प्लस में होती हैं तो इसको हमने +2 लिखा। 1 Cl पे 1 माइनस होता है, 2 Cl यानी -2 हो जाएगा। तो यहाँ पर इसका परिणामी आ जाएगा 0, यानी इस मंडल पर कोई आवेश नहीं है। तो इसका जो आंसर होगा वो यही हो जाएगा। यानी इसके आंसर में अगर हम आवेश को गायब कर दें तो यही इस यौगिक का सूत्र हो जाएगा PtCl2NH3 का होल ट्वाइस। अगले प्रश्न पर देखते हैं। दिया है हेक्साएमीन प्लेटिनम 4 क्लोराइड। अब यहाँ पर देखिए तो इतनी चीज़ें मिला के दिया है, यानी यह मंडल है और ये दूर लिखा है, इसका मतलब ये यहाँ पर क्या है, सह आयन है। तो सबसे पहले हम मंडल को लिखेंगे। मंडल में अगर आप देखिए तो सबसे पहले धातु को खोजा जाता है, धातु हमारा प्लेटिनम है, यहाँ बिल्कुल लिखेंगे ये प्लेटिनम है। हेक्साएमीन कह रहा है, एमीन लिखने का मतलब वहाँ अमोनिया होता है और हेक्सा लिखने का मतलब 6 बार यहाँ पर इसको लिखना है। और बाहर क्लोराइड है यानी Cl- है। अब सूत्र कैसे बनेगा, तो देखिए प्लेटिनम की ऑक्सीकरण संख्या 4 है, चूँकि धातु है तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या प्लस में होगी। अमोनिया पे कोई आवेश नहीं होता तो इसका मतलब ये 0 होगा। तो इन दोनों को मिला के यह देखा जाएगा कि मंडल पर कितना आवेश आएगा। तो +4 और 0 मिल करके मंडल पर आवेश हो गए कितने, +4। Cl पर -1 है, चूँकि मंडल और सह आयन पर आवेशों की संख्या बराबर नहीं है। अगर बराबर होता तो दोनों गायब हो जाते, नहीं बराबर है तो आप तिरछा गुणा करेंगे तो मंडल में 1 का गुणा होगा। तो यानी यहाँ पर जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा प्लेटिनम। यहाँ पर NH3 है, NH3 कितनी बार है, 6 बार है। अब 1 का गुणा हुआ तो 1 का गुणा मंडल में लिखते नहीं है, लेकिन Cl में 4 का गुणा होगा तो यहाँ Cl हो जाएगा 4 और ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगला दिया है सोडियम पेंटासाइनो नाइट्रोसिल फेरेट। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को हम कैसे लगाएंगे, देखिए यहाँ पे सोडियम पेंटासाइनो, हालांकि इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मिसप्रिंट है, ये जो सोडियम है ये अलग लिखना चाहिए क्योंकि यह आयन है, ये मिसप्रिंट है तो ये इसको थोड़ा दूर ही आप लिखेंगे। तो देखिए इसका सूत्र कैसे बनेगा। सबसे पहले अगर हम इसको यहाँ लिख करके बताएं तो सोडियम के लिए हम क्या लिखेंगे, Na लिखेंगे, फिर बड़ा ब्रैकेट निकालेंगे, यहाँ फेरेट लिखने का मतलब Fe है, ठीक है। पेंटासाइनो कहने का मतलब Cn कितनी बार है, Cn है 5 बार, और नाइट्रोसिल का मतलब होता है NO, तो यानी यहाँ पर हो जाएगा NO। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पर आवेश को देख लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए यहाँ फेरेट पे यानी Fe पे 2+ है, तो आप यहाँ पर Fe का अगर आवेश लिखें तो यहाँ Fe पे +2 है। 1 Cn पे 1 माइनस होता है तो 5 Cn मतलब यहाँ -5 हो जाएगा। NO पे कोई आवेश नहीं होता तो यहाँ लिखेंगे 0। अब इन तीनों का जो परिणामी होगा वह आवेश मंडल पे दिखाई देगा। तो देखिए +2 और -5 अगर करते हैं तो यहाँ पर आवेश आएगा -3, जबकि यहाँ सोडियम पे 1+ होता है। तो फिर से देखिए इसका सहायन का आवेश और मंडल का आवेश बराबर नहीं है, तिरछा गुणा होगा तो 3 का गुणा जो होना है वो होना है सोडियम में और 1 का गुणा होना है मंडल में, जिससे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। तो इसका फाइनल आंसर जब हम लिखेंगे तो इसका फाइनल आंसर हमारा आ जाएगा कुछ इस तरह से, यानी सोडियम हो जाएगा 3 बार तो यहाँ लिखेंगे Na3, फिर बड़ा ब्रैकेट, यहाँ पर हो जाएगा Fe, ये हो जाएगा Cn का होल 5 और यहाँ पर हो जाएगा
NO, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगला आता है प्रोटीन की प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक और चतुर्थक संरचना को विस्तार से समझाइए। 4 नंबर में पूछा है। तो देखिए प्रोटीन की 4 संरचनाएं होती हैं। प्राथमिक संरचना क्या होती है कि जो हमारा प्रोटीन है वो एक या एक से अधिक पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं का बना होता है। हर पॉलीपेप्टाइड की श्रृंखला में अमीनो अम्ल एक विशेष क्रम में जुड़ते हैं। तो जब अमीनो अम्ल एक विशेष क्रम में जुड़ करके कोई संरचना बनाते हैं तो वह प्रोटीन की प्राथमिक संरचना कहलाती है। तो देखिए यहाँ पे दिया है, इस चीज़ का जिक्र भी किया है कि प्रोटीन में एक या एक से अधिक पॉलीपेप्टाइड की श्रृंखलाएं होती हैं और प्रत्येक पॉलीपेप्टाइड की श्रृंखला में बहुत अधिक संख्या में अल्फा एमिनो अम्ल विशिष्ट क्रम में जुड़ते हैं और इसी विशिष्ट क्रम को हम क्या कहते हैं, प्राथमिक संरचना कहते हैं। अब होता क्या है कि मान लीजिए कि ये प्राथमिक संरचना अगर मान लेते हैं ये प्राथमिक संरचना है तो यहीं पर कहीं पर डबल बॉन्ड O होगा और यहीं पर कहीं पर NH होगा। कई बार क्या होता है कि इस हाइड्रोजन और इस ऑक्सीजन के बीच में हाइड्रोजन बंध बनने के चलते आपकी ये श्रृंखला ऐसे मुड़ जाती है, जगह जगह से ऐसे मुड़ जाती है। वजह कि जब इनके बीच आकर्षण लगेगा तो ये ऑक्सीजन और ये हाइड्रोजन एक दूसरे के नज़दीक आने के लिए, मतलब ये ऑक्सीजन यहाँ पर और ये हाइड्रोजन नज़दीक आने के लिए जगह जगह से श्रृंखला को मोड़ देते हैं। अगर श्रृंखला में वलय आ गया तो श्रृंखला की वह द्वितीयक संरचना कहलाती है। इस चीज़ को आप यहाँ पे देखिए तो लिखा है कि प्रोटीन अणु की लंबी तथा लचीली श्रृंखलाएं दृढ़ श्रृंखला में वलित होने हैं। और वलित क्यों होती हैं? क्योंकि इसमें जो CO समूह और NH समूह के मध्य कौन सा बंध बन जाता है, वो बंध के चलते ही इसमें वलय पड़ जाता है, यानी मुड़ जाती हैं और ये द्वितीयक संरचना बनाती हैं। जब द्वितीयक संरचना बन गई तो तृतीयक संरचना कैसे बनती है? तृतीयक संरचना जो होती है ये काफ़ी सघन होती है और ये तीनों विमाओं में मुड़ती है, मतलब लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई में। यानी अगर एक चित्र के जरिए बताया जाए तो केवल अगर ऐसे मुड़ते हुए जा रही हैं तो ये द्वितीयक संरचना है, लेकिन अगर वो सभी दिशाओं में मुड़ रही हैं इस प्रकार से तो ये हो गई तृतीयक संरचना। तृतीयक संरचना अगर बन गई है और अगर मैं 2 या 2 से ज़्यादा तृतीयक संरचनाओं को आपस में मिला दूं, जैसे ये दोनों तृतीयक संरचनाएं हैं, अब इसको मैंने आपस में इस तरीके से मिला दिया है तो तृतीयक संरचना वाली 2 या अधिक श्रृंखलाएं जब आपस में मिल जाती हैं तो वो गोलाकार अणु बना लेती हैं। देखिए गोल होना शुरू हो गया है और इसी गोलाकार अणु को हम चतुर्थक संरचना कहते हैं। अगला दिया है हेलोएल्केन के प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं की क्रियाविधि को समझाइए। तो देखिए हेलोएल्केन में प्रतिस्थापन करना है नाभिक स्नेही का यानी ऋणायन का। हेलोएल्केन यानी एल्किल हैलाइड में ऋणायन होता है हैलाइड आयन यानी यक्स, तो आपको उसको प्रतिस्थापन करना है। इसका प्रतिस्थापन 2 प्रकार से होता है, एक SN1 और एक SN2। अब SN1 SN2 क्या है, इसको आइए पहले चित्र से समझते हैं, बाद में इसके स्टेटमेंट को देखते हैं। देखिए यहाँ पर मान लीजिए कि हमने यहाँ पर एक एल्किल हैलाइड लिया हुआ है। इस एल्किल हैलाइड में अगर आप देखिए तो मैं इस हाइड्रोजन को हटाना चाह रहा हूँ OH माइनस से, चूँकि X पर भी माइनस होता है और उसको मैं माइनस से हटाना चाह रहा हूँ OH माइनस से। तो यहाँ पर देखिए X हट गया, देखिए ये X हट गया, इसकी जगह पे कौन आ गया OH, और X माइनस यहाँ पर अलग हो गया। इस अभिक्रिया में अगर आप ध्यान से देखें तो जैसा विन्यास यानी जैसा बंध लगने का तरीका क्रियाकारी के पास है वैसा ही तरीका हमारे क्रियाफल में भी होता है, यानी विन्यास में कहीं परिवर्तन नहीं होता है। इस घटना को हम कहते हैं रिटेंशन, यानी विन्यास हूबहू वैसा ही रह गया और हमारे हाइड्रोजन की जगह OH माइनस आ गया। अब अगर यहाँ पर देखा जाए इस अभिक्रिया की क्रियाविधि तो आखिर ये कैसे हुआ, तो देखिए यहाँ पर ये जो बड़ा अणु दिखाई दे रहा है, ये जो बड़ा अणु दिखाई देता है इसको हम कहते हैं आधार अणु, देखिए यहाँ नाम लिखा है, और ये जो छोटा सा OH आया है इसको हम बोलते हैं आक्रमणकारी। अगर हम इस अभिक्रिया की क्रियाविधि को देखते हैं तो यह अभिक्रिया 2 पदों में पूर्ण होती है। पहले पद में क्या होता है, देखिए पहले पद में यह हैलोजन बंध लेकर के अलग हो गया है। इसके अलग होने से कार्बन पे कौन सा आवेश आ गया है, प्लस आवेश आ गया, ठीक है। अब दूसरे पद में ये जो कार्बन पर प्लस है इस पे OH माइनस आक्रमण करेगा, चूंकि इस पर माइनस है तो माइनस का आक्रमण प्लस पे होगा और देखिए आकर के जुड़ के ये उत्पाद बना देगा। इस प्रकार इसकी क्रियाविधि पूरी हो गई। इस क्रियाविधि में ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर हम इसके पहले पद को देखें तो किसी भी अपक्रिया का पहला पद काफ़ी स्लो होता है और इस पद में अगर आप देखिए तो केवल एक ही अणु भाग ले रहा है। वो कौन सा अणु भाग ले रहा है, क्रियाकारी का अणु या आधार अणु भाग ले रहा है। तो यानी किसी भी अभिक्रिया के पहले पद से ही अभिक्रिया का वेग भी निकाला जाता है। तो इसके पहले पद में चूंकि अभिक्रिया का एक ही अणु आया है जो कि आधार अणु है, तो अभिक्रिया का वेग केवल आधार अणु की ही सांद्रता पर निर्भर करेगा। और चूंकि यहाँ अभिक्रिया का वेग आधार अणु के ही सांद्रता पर निर्भर कर रहा है, यानी एक अणु की सांद्रता पर निर्भर कर रहा है, इसीलिए
इस अभिक्रिया का नाम हो जाता है SN1। यहाँ 1 इसीलिए आया है जो ये बता रहा है अभिक्रिया की कोटि कितनी है। क्योंकि उसके पहले पद में केवल एक ही अणु आया था, आधार अणु, तो अभिक्रिया का वेग उसी पर निर्भर करेगा, इसलिए इस अभिक्रिया की कोटि क्या होगी, 1 होगी। तो देखिए यहाँ स्टेटमेंट में लिखा है कि वे नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं जिनमें अभिक्रिया का वेग केवल एक अणु पर निर्भर करता है, और वो अणु कौन होता है, वहाँ कौन पहुँचा था, आधार अणु पहले पद में निर्भर करता है, SN1 अभिक्रिया कहलाती है। इन अभिक्रियाओं की कोटि कितनी होगी, जाहिर सी बात है अभिक्रिया का वेग एक अणु पर निर्भर कर रहा तो अभिक्रिया की कोटि 1 होगी, और इन अभिक्रियाओं में जो उत्पाद का विन्यास है वो हूबहू आधार अणु के विन्यास के समान होता है। जितने भी तृतीयक एल्किल हैलाइड होते हैं वो प्रायः यही अभिक्रिया प्रदर्शित करते हैं। इसके बाद आप इस चित्र को बना करके उसकी क्रियाविधि को समझा देंगे। इसके बाद एक और भी तरीका होता है SN2। अब ये SN2 क्या है, आइए इसको समझते हैं। SN2 के लिए हमने एक प्राथमिक एल्किल हैलाइड लिया, यहाँ ध्यान दीजिएगा। SN2 में यहाँ पर देखिए हमने एक एल्किल हैलाइड लिया है, ये एल्किल हैलाइड है। इस पर हम OH का आक्रमण करवाते हैं। अब यहाँ पर यह OH देखिए तुरंत आकर के आक्रमण करता है, तो यहाँ पर OH इस कार्बन से बंध बनाने की कोशिश करता है, जबकि कार्बन और हैलोजन के बीच का बंध हैलोजन तोड़ने की कोशिश करेगा। तो देखिए यहाँ 2 घटनाएं हो रही हैं, कार्बन हैलोजन के बीच का बंध टूट रहा है और कार्बन OH के बीच का बंध बन रहा है। यह क्षणिक मध्यवर्ती यौगिक है या अस्थायी क्यों है, क्योंकि कार्बन के अगर बंध गिनिए तो यहाँ पर 5 है, और फिर एक ही झटके में यहाँ पर यक्स अलग हो जाता है और OH आके लग जाता है। लेकिन इसमें अगर आप ध्यान दें तो यहाँ पर जो हमारा आधार अणु का विन्यास है यानी बंध लगने का तरीका है और जो हमारे उत्पाद का विन्यास है वो दोनों विपरीत हो गया। यहाँ देखिए दोनों हाइड्रोजन बाईं तरफ थे, यहाँ दोनों हाइड्रोजन दाईं तरफ आ गए हैं। तो यानी यहाँ पर जो उत्पाद का विन्यास है वो बदल गया है। इस घटना को सबसे पहले वॉल्डेन ने देखा था, इसलिए हम इस घटना को वॉल्डेन प्रतिलोमन कहते हैं। प्रतिलोमन का मतलब होता है उल्टा होना। चूँकि हमारे उत्पाद का विन्यास यहाँ उल्टा प्राप्त हो रहा है इसलिए इसको हम वॉल्डेन प्रतिलोमन कहते हैं। ये अभिक्रिया एक ही पद में हो जाती है। तो आप देखिए इसके इसी पद में जहाँ पे मैं तीर लगा रहा हूँ, इस पद में देखिए 2 अणु भाग ले रहे हैं। कौन कौन सा, एक ये आधार अणु बड़ा सा और ये आक्रमणकारी, यानी दोनों आ गए हैं यहाँ पर एक साथ भाग लेने। तो अभिक्रिया का वेग दोनों पे निर्भर करेगा, अतः इस अभिक्रिया की जो कोटि होगी वह 2 होगी। तो देखिए यहाँ स्टेटमेंट में लिखा हुआ है कि वे नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया जिनमें अभिक्रिया का वेग दोनों अणुओं यानी कौन कौन से अणु पे, आधार अणु पर भी और जो नाभिक स्नेही यानी OH माइनस आया था दोनों की सांद्रता पर निर्भर करेगा। तो ये SN2 अभिक्रिया कहलाती है। इन अभिक्रियाओं की कोटि 2 होती है तथा इन अभिक्रियाओं में जो प्राप्त उत्पाद का विन्यास है वो आधार अणु के विन्यास के विपरीत है। इस घटना को वॉल्डेन प्रतिलोमन कहते हैं। सभी प्राथमिक एल्किल हैलाइड प्रायः SN2 अभिक्रिया द्वारा नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया देते हैं। अब अगर किसी बच्चे को ये नहीं समझ में आ रहा है कि आखिर विन्यास कैसे बदल गया, तो आप इसको याद रखिएगा, SN2 को अम्ब्रेला मैकेनिज्म के नाम से भी बताया जाता है। SN2 अम्ब्रेला मैकेनिज्म क्यों है, तो आप यहाँ पर इस चीज़ को देखें तो यहाँ पर मैं इसको अम्ब्रेला मैकेनिज्म से ही आपको समझाऊंगा। देखिए मान लेते हैं ये हमारा छाता है, ठीक है। अब इस छाते में यहाँ पर कुछ तीलियाँ लगी हुई हैं, ये तीली है, ठीक। अब यहाँ पर अगर आंधी आ जाए यानी एयर आ गया, बहुत तेज़ी से एयर आ गया, तो होता क्या है, आपका ये छाता उल्टा हो जाता है और सारी तीलियाँ ऐसे हो जाती हैं। अब यहाँ पे देखिए तो सारी तीलियाँ जो पहले ऐसे लगी थीं वह तीलियाँ अब ऐसे लग रही हैं, यानी तीलियों के लगने का क्रम उलट गया। ठीक वही काम यहाँ पर होता है। ये जो बड़ा अणु आप देख रहे हैं मेथिल हैलाइड, ये आपका छाता है और ये OH है आंधी। आंधी आई, चूँकि आंधी को बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिला क्योंकि यक्ष ने अभी अपनी जगह नहीं छोड़ी थी, इसलिए उस हवा के प्रभाव के कारण यहाँ पर सारी की सारी तीलियाँ जैसे यहाँ उल्टी हो गई हैं, देखिए यहाँ पर भी क्या हो गई हैं, उल्टी हो गई हैं, इसीलिए इसको हम प्रतिलोमन बोलते हैं। अब आते हैं अगले प्रश्न पर। वो दिया है हेलोएल्केन में ध्रुवण घूर्णकता, कायरलता, धारण, प्रतिलोमन तथा रेसिमीकरण को समझाइए। तो देखिए होता क्या है, पहले आपको ध्रुवण घूर्णकता बताते हैं। मान लीजिए कि हमने किसी पदार्थ का विलयन लिया है, ये देखिए किसी पदार्थ का विलयन है, ये किसी पदार्थ का विलयन है, थोड़ा सा हम इधर बना दे रहे हैं। ये हमने किसी पदार्थ का विलयन लिया है।
अब इस पदार्थ के विलयन में से अगर हम मान लेते हैं कि यहाँ पर हम समतल ध्रुवित प्रकाश को प्रवाहित करें। समतल ध्रुवित प्रकाश कौन होता है? जिसमें कणों का कंपन केवल एक ही तल में होता है। अगर हम इस प्रकाश को इस विलयन में से प्रवाहित करते हैं तो इस विलयन में से निकलने के बाद अगर हमारा प्रकाश या तो दक्षिणावर्त या वामावर्त दिशा में घूमने लगता है तो हम बोलते हैं कि यह पदार्थ प्रकाशिक रूप से सक्रिय है और इस पदार्थ के द्वारा समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को घुमाए जाने का गुण यही कहलाता है क्या? ध्रुवण गुणकता। और ध्रुवण गुणकता केवल वही पदार्थ शो करते हैं, वही कार्बनिक यौगिक शो करते हैं जिनके अणु में असममित कार्बन होता है। तो देखिए यहाँ स्टेटमेंट में भी उस चीज़ को बताया गया है कि वे पदार्थ या यौगिक जिनके विलयन समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को घुमा देते हैं प्रकाशिक सक्रिय पदार्थ कहलाते हैं तथा इनके इस गुण को प्रकाशिक सक्रियता या ध्रुवण गुणकता कहते हैं। ध्रुवण गुणकता केवल उन यौगिकों में पाई जाती है जिनके पास असममित कार्बन होता है। अगला दिया है कायरलता किस चीज़ को कहते हैं? तो देखिए कायरलता उस चीज़ को कहते हैं कि जैसे मान लीजिए कि कोई भी यौगिक है या अणु है या पदार्थ है जो देखने में तो एक दूसरे का दर्पण प्रतिबिंब लग रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि आईने के आमने सामने हैं, लेकिन वो एक दूसरे को अध्यारोपित ना कर पाएँ, अनध्यारोपित हो जाएं, ऐसे गुण को हम कायरलता कहते हैं। जैसे हमारे दोनों हाथ अगर आमने सामने रख दिए जाएं तो यहाँ पर लगता है कि ये दोनों एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब हैं, लेकिन ये एक दूसरे को ढक नहीं सकते हैं, इसीलिए ऐसी घटना को हम कायरलता कहते हैं। अगला दिया है धारण। धारण किस चीज़ को कहते हैं? अगर अभी आपको याद होगा तो इससे पहले वाले प्रश्न में जब हम लोगों ने SN1 पढ़ा था तो SN1 में उत्पाद का विन्यास क्रियाकारी के विन्यास के जैसा आया था। यदि किसी प्रतिस्थापन अभिक्रिया में उत्पाद का विन्यास क्रियाकारी अणु यानी आधार अणु के समान होता है तो इसी घटना को हम क्या कहते हैं? धारण कहते हैं। देखिए यहाँ स्टेटमेंट में लिखा भी है कि एल्किल हैलाइडों की नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया में प्राप्त उत्पाद का विन्यास यदि क्रियाकारी अणु के समान होता है तो इस घटना को धारण कहते हैं। अगला टॉपिक है प्रतिलोमन। अभी आपको बताया था कि अगर किसी भी एल्किल हैलाइड में ASN2 द्वारा नाभिक स्नेही का प्रतिस्थापन होता है तो प्राप्त उत्पाद का विन्यास आधार अणु के विन्यास के विपरीत हो जाता है। अभी आपको अम्ब्रेला मैकेनिज्म से मैंने समझाया था, तो यहाँ देखिए उत्पाद का जो विन्यास है वो क्रियाकारी के विन्यास के एकदम विपरीत हो गया है। इसी घटना को हम प्रतिलोमन कहते हैं। वाल्डेन ने सबसे पहले इसको खोजा था, इसलिए इसको वाल्डेन प्रतिलोमन के नाम से भी संबोधित किया जाता है। अगला दिया है रेशमीकरण। अब रेशमीकरण क्या चीज़ है, इसके लिए आप यहाँ पर समझ लें कि अभी मैंने कहा था कि जब हम किसी पदार्थ का विलयन लेते हैं और अगर वह विलयन समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को किसी एक ओर घुमाता है, या तो बाईं तरफ या तो दाईं तरफ। अगर पदार्थ ने समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को दाईं ओर घुमा दिया तो हम बोलते हैं वो उसका डी फॉर्म है, और अगर बाईं ओर घुमा दिया तो हम बोलते हैं यल फॉर्म है। डी मतलब होता है डेक्स्ट्रो फॉर्म, यल मतलब होता है लेवो फॉर्म। तो एक प्रकाशिक समावेवी, चूंकि यह प्रकाश को घुमा रहा है तो ऐसे यौगिक को हम बोलते हैं कि यह जो जिन दो रूपों में दिखाई दे रहा है ये प्रकाशिक समावेवी हैं। तो प्रकाशिक समावेवी के दो रूप कौन कौन है? डी फॉर्म जो प्रकाश के तल को, समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को दाईं ओर घुमाएगा, और यल फॉर्म जो समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को बाईं ओर घुमाएगा। लेकिन अगर हम दोनों को 50-50% मिला के ले लें, यानी मैंने 50% डी लिया है और 50% यल लिया है, तो आप बताओ अगर इन दोनों को मिला करके मैं विलयन बना दूं, दोनों को बराबर मात्रा में लेकर के मैं विलयन बना दूं, और उस विलयन में से अगर मैं समतल ध्रुवित प्रकाश को प्रवाहित करूं, तो क्या वो प्रकाश किसी भी ओर घूम पाएगा? जवाब होगा नहीं, क्योंकि उसमें डी लक्षण और यल लक्षण बराबर हैं, इस वजह से वो प्रकाश को घुमा नहीं पाते हैं। तो अब जो हमने मिश्रण डी और यल को मिला के बनाया है उस मिश्रण को रेशमिक मिश्रण कहते हैं, और रेशमिक मिश्रण बनाने की प्रक्रिया को रेशमीकरण कहते हैं। और रेशमिक मिश्रण प्रकाश के प्रति सक्रिय नहीं होता। तो देखिए यहाँ दिया है किसी प्रकाशिक समावेवी के डी रूप तथा यल रूप की समअणुक मात्राओं का मिश्रण रेशमिक मिश्रण कहलाता है, और रेशमिक मिश्रण प्राप्त करने की विधि को हम रेशमीकरण कहते हैं। अगला प्रश्न दिया है प्राथमिक, द्वितीयक तथा तृतीयक एल्कोहलों की निर्जलन अपक्रियाओं के रासायनिक समीकरण लिखें और प्राथमिक एल्कोहल के निर्जलीकरण की क्रियाविधि समझाइए। तो देखिए प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहलों का निर्जलन करना है, यानी इसमें से जल निकालना है। तो याद रखिएगा तृतीयक एल्कोहलों का निर्जलन बहुत आसान होता है, जबकि प्राथमिक एल्कोहलों का निर्जलन थोड़ा सा टिपिकल होता है। आइए इस चीज़ को देखते हैं।
तो देखिए एल्कोहलों का जब आप निर्जलीकरण करेंगे तो एल्कोहल से जल का अणु निकालना पड़ेगा, और एल्कोहल से जल का अणु निकालने के लिए हम H2SO4 H3PO4 किसी का भी प्रयोग कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे लिया है मेथिल एल्कोहल, देखिए ये प्राथमिक एल्कोहल है, इसका भी निर्जलन किया। द्वितीयक एल्कोहल का देखिए निर्जलन करने के लिए टेम्परेचर और कम चाहिए, और तृतीयक एल्कोहलों का निर्जलन करने पर टेम्परेचर और कम चाहिए होता है, जो यह सिद्ध करता है कि तृतीयक एल्कोहलों का निर्जलीकरण आसानी से हो सकता है। बोर्ड में क्वेश्चन भी आ सकता है कि निर्जलन की क्रिया सबसे आसानी से कौन से अल्कोहल में होती है, तो याद रखिएगा तृतीयक अल्कोहल में बहुत आसानी से होती है। फिलहाल हमसे प्रश्न पूछा है कि प्राथमिक अल्कोहल के निर्जलन की क्रियाविधि लिखनी है, तो आइए वो समझते हैं। अगर हम जैसे एथिल अल्कोहल लेंगे तो यहाँ पर इसका निर्जलन करने पर आपको H2O मिला और एल्कीन मिला। अब ये सवाल उठता है कि ये मिला कैसे, तो आइए उस चीज़ को देखते हैं। तो याद रखिएगा प्राथमिक एल्कोहल के निर्जलन की क्रिया 3 विधि में पूर्ण होती है। पहला पद होता है प्रोटॉन युक्त एल्कोहल। इसमें क्या होता है, आइए चित्र के जरिए समझते हैं। इसमें सबसे पहले जो आपने H2SO4 लिया है वह अम्ल H+ यानी प्रोटॉन का त्याग करेगा, और वह H+ एल्कोहल के अणु के पास पहुंचता है, और चूंकि H+ इलेक्ट्रॉन इसमें ही है तो वह देखता है कि एल्कोहल में ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन है, तो उसके प्रति स्नेह रख करके वहीं आक्रमण कर देता है। इस प्रक्रिया में ऑक्सीजन हाइड्रोजन से जुड़ने के लिए बंध बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन देता है। तो देखिए ऑक्सीजन पे प्लस आएगा, और हाइड्रोजन ने इलेक्ट्रॉन लिया तो हाइड्रोजन पे कौन सा आवेश आएगा, माइनस। पहले से उस पर प्लस आवेश है, इसलिए हाइड्रोजन का देखिए आवेश यहाँ पर उदासीन हो जाता है। तो पहले पद में प्रोटॉन एल्कोहल में जुड़ गया, तो ये जो यौगिक बना है इसको हम बोलते हैं कि ये प्रोटॉन युक्त एल्कोहल है। और चूंकि इसमें यहाँ ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज आया तो इसको ऑक्सोनियम आयन भी बोलते हैं। द्वितीय पद होता है कार्बोनियम आयन का निर्माण। अब द्वितीय पद में ऑक्सीजन को अपनी गलती का एहसास होता है कि अगर हम अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व हैं, ऑक्सीजन अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है, तो वो अपने ऊपर प्लस कैसे धारण कर सकता है। इसलिए वो अपने प्लस को हटाने के लिए यहाँ पर कार्बन ऑक्सीजन के बीच का बंध अपनी ओर खींचता है, जिससे ऑक्सीजन पे आ जाता है माइनस चार्ज और कार्बन पे कौन सा चार्ज आ जाता है, प्लस। चूँकि ऑक्सीजन पे पहले से ही प्लस चार्ज बैठा हुआ था, माइनस भी इस पे आ गया बंध खींचने के चलते, तो ऑक्सीजन उदासीन होकर के यहाँ से H2O बन करके निकल गया। लेकिन आपके कार्बन पे यहाँ प्लस चार्ज आ गया, कार्बन पे प्लस चार्ज आने को हम कहते हैं कार्बोनियम आयन। अब तीसरा पद होता है उत्पाद का निर्माण कैसे हुआ। तो देखिए यहाँ पर जो कार्बन पे प्लस चार्ज है, जो यहाँ मिसप्रिंट है इसको आप सही कर लेंगे। इस कार्बन पे यहाँ जो प्लस चार्ज है इसकी मदद करने के लिए बगल वाला कार्बन यहाँ से हाइड्रोजन को बिना इलेक्ट्रॉन के भगा देता है और उसके बंध को कार्बन की ओर दे देता है, जिससे कार्बन को उसका इलेक्ट्रॉन मिल जाता है, कार्बन का आवेश खत्म हो जाता है और अब कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड आ गया। चूँकि आपने यहाँ हाइड्रोजन को बिना इलेक्ट्रॉन के भगा दिया, इसलिए हाइड्रोजन पे प्लस चार्ज आता है और ये बाद में वहीं लौट जाता है जहाँ से ये आया था। इसके बाद आता है फिनॉल से निम्नलिखित प्राप्त करने का रासायनिक समीकरण लिखना, यानी फिनॉल से आपको इन चीज़ों को बनाना है। तो फिनॉल से ये जो 5 चीज़ें आपको बनानी है, आइए देखते हैं कैसे बनेगा। ये 5 चीज़ें आपको फिनॉल से बनानी है, यानी फिनॉल से 4 नाइट्रोफिनॉल भी बनाना है, फिनॉल से पिक्रिक अम्ल भी बनाना है, फिनॉल से 4 ब्रोमोफिनॉल भी बनाना है, सैलिसिल एल्डिहाइड भी बनाना है और बेंजोक्विनोन बनाना है। तो चलिए देखते हैं। पहला दिया है फिनॉल से 4 नाइट्रोफिनॉल बनाना है। इसके लिए हम फिनॉल को तनु नाइट्रिक अम्ल से क्रिया कराते हैं, और जब हम फिनॉल को तनु नाइट्रिक अम्ल से क्रिया कराते तो 2 नाइट्रोफिनॉल और 4 नाइट्रोफिनॉल हमें प्राप्त होता है। चूँकि हमारा हमेशा पैरा उत्पाद ज़्यादा स्थायी होता है, इसलिए यहाँ पर ये लगभग 96% हमको प्राप्त हो जाता है और हमको 4 नाइट्रोफिनॉल यहाँ पर बनाना भी था। इसके सिवा दूसरा दिया पिक्रिक अम्ल। तो ये बहुत आसान है। अगर हम फिनॉल को तनु नाइट्रिक अम्ल की जगह पर सांद्र नाइट्रिक अम्ल से क्रिया करा दे, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में, तो हमको यहाँ पर मिलता है 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल। और 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल ये जो मिला है इसी का दूसरा नाम होता है पिक्रिक एसिड। इसके बाद दिया फिनॉल से 4 ब्रोमोफिनॉल। तो जाहिर सी बात है फिनॉल का आप यहाँ पर हैलोजनीकरण कर देंगे या ब्रोमीनीकरण कर देंगे तो आपको 2 ब्रोमोफिनॉल तथा 4 ब्रोमोफिनॉल मिलेगा। इन दोनों उत्पादों में हमारा 4 ब्रोमोफिनॉल ये ज़्यादा मात्रा में मिलता है, जो कि हमारा मुख्य उत्पाद माना जाता है। अगला दिया है फिनॉल से सैलिसिल डिहाइड कैसे बनाएंगे। तो देखिए बहुत आसान तरीका है। फिनॉल से सैलिसिल डिहाइड बनाने के लिए क्लोरोफॉर्म और NaOH से क्रिया करा देते हैं। अगर आपको याद होगा यह रीमर टीमैन अपक्रिया कहलाती है। इसके बाद अगला आता है फिनॉल से हम बेंजोक्विनोन कैसे प्राप्त करेंगे। तो देखिए इसका तरीका बहुत सिंपल है कि फिनॉल को हम ऑक्सीकृत कर देते हैं। तो यहाँ पर हमने देखिए अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट लिया है, या आप CrO3 ले सकते हैं, और यहाँ पर हमको पैरा बेंजोक्विनोन प्राप्त हो जाएगा।
अगला प्रश्न है कीटोन के विरचन की 5 विधियों का, विरचन मतलब बनाने की 5 विधियों का रासायनिक समीकरण लिखना है। तो चलिए देखते हैं कीटोन के विरचन की विधियाँ। हालांकि केवल रासायनिक समीकरण लिखना है, लेकिन मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन भी इसको करूँगा। पहला दिया एल्कोहल से। अगर एल्कोहल से बनाना है तो पहली विधि यही होती है, एल्कोहल का आप सीधे सीधे ऑक्सीकरण कर दीजिए। ऑक्सीकरण करने के लिए देखिए हमने अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट लिया है। अब यहाँ पर होता क्या है कि देखिए ये जो दोनों हाइड्रोजन हैं, ये दोनों हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन से क्रिया करके H2O बना के अलग हो जाएंगे। अब देखिए आपका बचेगा CH3COCH3, यानी ये कीटोन यहाँ पर बन जाएगा। दूसरा होता है एल्कोहलों का विहाइड्रोहैलोजनीकरण कर दीजिए, यानी द्वितीयक एल्कोहल की वाष्प को आप कॉपर या सिल्वर के ऊपर 300 डिग्री पर जब प्रवाहित कर देंगे तो ये जो दो हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन यहाँ से और एक हाइड्रोजन यहाँ से, ये दोनों हाइड्रोजन H2 बन के निकल जाएंगे और तब मिलेगा CH3COCH3। ये हाइड्रोजन यहाँ से जा चुका है, तो देखिए आपका यहाँ CH3COCH3 यानी कीटोन प्राप्त हो जाएगा। तीसरा होता है कैल्शियम एसीटेट के शुष्क आसवन द्वारा। तो देखिए अगर हम कैल्शियम एसीटेट का सूत्र देखें तो कैल्शियम एसीटेट यही होता है। इसका जब भी शुष्क आसवन करते हैं तो CaCO3 निकल जाएगा और क्या प्राप्त होगा, एसीटोन प्राप्त होगा। लेकिन अगर ये समझना है कि ये कैसे प्राप्त होगा तो देखिए इसके लिए आप इसको हिंट के तौर पे यहाँ कर सकते हैं कि यहाँ पर ये जो यहाँ पर आप ये जो CO है, ये CO के साथ ये एक ऑक्सीजन, ये इतना हिस्सा यहाँ से निकाल दीजिए। तो देखिए यहाँ से CaCO3 निकल गया। अब देखिए नीचे बचा है क्या, नीचे आपके पास बचा है CH3CO और ऊपर क्या बचा है CH3। तो ये मिलकर CH3COCH3 बना लेंगे। इस प्रकार से भी कीटोन का निर्माण हो जाएगा। अगला दिया है एसिटिक अम्ल के उत्प्रेरित अपघटन द्वारा, यानी एसिटिक अम्ल की वाष्प को अगर हम 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर कोई उत्प्रेरक जैसे एल्यूमिना ले लें, थोरियम ऑक्साइड ले लें या मैग्नस ऑक्साइड ले लेते हैं, इस पे प्रवाहित करते हैं तो यहाँ पर देखिए एसिटिक अम्ल के दो अणु मिल करके यहाँ पर पहले जल निकालते हैं, जैसा कि हम यहाँ बता दे रहे हैं। ये देखिए जल निकलेगा और साथ ही साथ यहाँ पर अगर आप ध्यान दें तो यहाँ पर CO2 भी निकल जाता है। ये यहाँ पर ये CO2 भी निकल जाएगा और CO2 के निकलने के बाद देखिए यहाँ बचेगा CH3 और इधर बचा है CH3CO। तो यानी यहाँ बन जाएगा CH3COCH3। अब इसके बाद आता है पांचवी विधि है जैम डाइहैलाइड के जल अपघटन द्वारा। जैम डाइहैलाइड किनको कहते हैं, जब किसी कार्बनिक यौगिक में दो हैलोजन एक ही कार्बन से जुड़ जाते हैं तो इसको जैम डाइहैलाइड कहते हैं। इसको हमने जब KOH से क्रिया कराया तो यहाँ 2 KOH इसलिए लिया है क्योंकि ये जो K है वो Br से क्रिया करेगा। Br 2 बार है इसलिए मैंने यहाँ पर 2 KOH लिया है, ताकि दोनों पोटेशियम Br से क्रिया करके KBr बना करके निकल जाएंगे और इन Br की जगह लेने के लिए OH आ जाएगा। तो देखिए यहाँ एक कार्बन पे 2 OH आ गए हैं। और ये याद रखिएगा, अगर एक कार्बन पे किसी भी कार्बनिक यौगिक में एक कार्बन पर एक से अधिक OH आ गए हैं तो वो अस्थायी है और तुरंत वो जल का त्याग कर देता। अब ये देखिए अगर यहाँ से हम जल निकाल दें तो बचेगा हमारे पास क्या, CH3COCH3। तो देखिए यहाँ पर इस प्रकार हमको यहाँ पर एसीटोन प्राप्त हो जाएगा। तो ये कीटोन के निर्माण की 5 विधियाँ हो गई। अगर आपको ये प्रश्न नहीं करना है तो अथवा करके एक और ऑप्शन भी आपके सामने दिया था, वो दिया था कि कार्बोक्सिलिक अम्ल के विरचन की कोई भी 2 विधियाँ लिखिए और इनके 3 रासायनिक गुण लिखिए। तो देखिए ये भी 5 नंबर में है, 2 नंबर विरचन की विधियों पे और 3 रासायनिक गुण पे। तो पहला होता है आप प्राथमिक एल्कोहल ले लीजिए। सबको मालूम है कि अगर हम प्राथमिक एल्कोहल लेंगे तो प्राथमिक एल्कोहलों का ऑक्सीकरण करने पर पहले हमको एल्डिहाइड मिलेगा और बाद में हमको अम्ल मिल जाता है। यहाँ खास ध्यान देने वाली बात यह है, आप जितने कार्बन वाला एल्कोहल लेंगे उतने ही कार्बन वाला एल्कोहल मिलेगा, एल्डिहाइड मिलेगा, और उतने ही कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक अम्ल। यहाँ देखिए हमने 2 कार्बन वाला एल्कोहल लिया है तो हमको एल्डिहाइड भी 2 कार्बन वाला मिला है और अम्ल भी 2 कार्बन वाला मिला है। अगला दिया है एसिड क्लोराइड के द्वारा। एसिड क्लोराइड के द्वारा भी हम जल अपघटन के द्वारा अम्ल प्राप्त कर सकते हैं। कैसे, यहाँ देख लीजिए। यहाँ पर जो जल है, जल को अगर हम H और OH करके लिखें तो ये देखिए यहाँ पर ये जो H है, ये H इस Cl के साथ HCl बना लेगा और अब देखिए यहाँ पर CH3 जो CO है वो OH लेकर के बना लेगा CH3COOH। अगर आप यहाँ पर भी वही क्रिया कराएंगे तो Cl है, जल को H और OH के साथ लिख देंगे तो देखिए ये जो Cl है वो H के साथ चला जाएगा यहाँ पर, और उसके बाद ये जो OH बचा है ये आकर के यहाँ जुड़ जाएगा और हमारा बेंजोइक अम्ल यहाँ पर मिल जाएगा। अगला प्रश्न आता है
कार्बोक्सिलिक अम्ल के रासायनिक गुण लिखने हैं। तो देखिए कार्बोक्सिलिक अम्ल अम्लीय प्रकृति रखेगा, तो जाहिर सी बात है अगर ये अम्ल है तो क्षारों से क्रिया करके यह लवण जरूर बनाएगा। तो सबसे पहले आप कोई भी कार्बोक्सिलिक अम्ल ले करके यहाँ पर इसको NaOH या किसी क्षार से क्रिया कराएंगे, जिसमें अम्ल का यह क्षार के OH के साथ देखिए जल बना लिया और बाकी बचे हुए इससे लवण बना लेते हैं। दूसरा होता है अमोनिया से क्रिया। देखिए अमोनिया से क्रिया बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी अम्ल अगर आप लेते हैं तो सबसे पहले अमोनिया से जब क्रिया कराएंगे तो कुछ देर के लिए NH3 इस हाइड्रोजन के साथ जुड़ के NH4 बना लेता है, ये देखिए। और बाद में जब आप इसको गर्म करते हैं तो गर्म करने पर 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन यहाँ से H2O निकलते हैं और बाद में आपको उस अम्ल का एमाइड मिलता है। अगर आपने फॉर्मिक अम्ल लिया तो फॉर्मेमाइड मिलेगा, एसिटिक अम्ल लिया है तो एसिटेमाइड मिलेगा और बेंजोइक अम्ल लिया है तो बेंजेमाइड मिलेगा। यह समीकरण कन्वर्जन के हिसाब से भी बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इसमें हम अम्ल समूह को सीधे एमाइड समूह में बदल सकते हैं, जिसका तरीका यही है। इसके बाद अपचयन आता है कि अगर हम कार्बोक्सिलिक अम्ल का अपचयन कर दें तो कार्बोक्सिलिक अम्ल का अपचयन करने पे आपको एल्कोहल मिलता है। कैसे वो क्रिया होती है समझ लेते हैं। देखिए जब आपने एक अपचायक पदार्थ लिया तो वहाँ से हाइड्रोजन आए हैं, यह हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन को लेके चला जाता है H2O बनाने। अब जब ये H2O बना लिया तो यहाँ देखिए कार्बन के 2 बंध खाली हो गए हैं, यहाँ कार्बन के 2 बंध खाली हो गए हैं। इनकी भरपाई करने के लिए 2 हाइड्रोजन लग जाते हैं उस कार्बन से और आपको फाइनली यहाँ पर एल्कोहल प्राप्त होता है। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल का अपचयन करने पर आपको एल्कोहल मिलता है और आप कोई भी कार्बोक्सिलिक अम्ल लेंगे वो एल्कोहल को ही उत्पन्न करेगा। अब अगला दिया है एमीन के 5 रासायनिक गुणों का रासायनिक समीकरण लिखिए। तो देखिए सबसे पहले एमीन के 5 रासायनिक गुणों के रासायनिक समीकरण में पहला है एमीन की क्षारीय प्रकृति। देखिए एमीन की क्षारीय प्रकृति क्यों होती है। एमीन में अगर आप ध्यान दें तो यहाँ नाइट्रोजन पे एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म उपलब्ध है और इसी एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म की उपलब्धता के कारण सभी एमीन की प्रकृति क्षारीय होती है। अब अगर इसको मैं जल में घोलता हूँ, मान लीजिए या RNH2 मैंने यहाँ लिख दिया, जिसमें नाइट्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन है। जब मैं इसको जल में घोलूँगा तो जल में H+ भी होता है और OH- भी, तो ये H+ यहाँ चला आएगा और ये बन जाएगा RNH3+। तो देखिए यहाँ पर बना है RNH3+ और क्या बना है OH-। ऐसे अगर आप द्वितीयक एमीन लेते हैं तो वो भी जल का H+ यहाँ से खींच लेगा और यहाँ पे OH उत्पन्न कर देगा। तो अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर सभी एमीन जल में जाते ही OH उत्पन्न कर रहे हैं, जिससे भी इनके क्षारीय गुण की पुष्टि होती है। दूसरा अम्लों से क्रिया, चूँकि एमीन की प्रकृति क्षारीय है तो क्षारीय होने के चलते ये अम्ल से क्रिया करके लवण बनाएंगे। जैसे यहाँ मैंने HCl लिया है तो ये H को जोड़ के देखिए NH3+ बन जाएगा और Cl यहाँ पर जो पीछे था वो आकर के जुड़ जाएगा, तो आपको अम्ल का लवण प्राप्त हो जाएगा। अगला दिया है कार्बिल एमीन अपक्रिया। ये एमीन का सबसे इंपॉर्टेंट गुण होता है जो केवल प्राथमिक एमीन देता है, द्वितीयक या तृतीयक एमीन ये क्रिया नहीं देते हैं। इसमें हम प्राथमिक एमीन को क्लोरोफॉर्म और KOH से क्रिया कराते हैं। अब इस क्रिया में क्या होता है उसको थोड़ा सा समझते हैं। देखिए यहाँ पर आप कोई भी प्राथमिक एमीन लेंगे, जैसे हमने CH3NH2 लिया है और इसको क्लोरोफॉर्म और KOH से क्रिया कराएंगे तो देखिए यहाँ क्लोरीन 3 बार है। इससे क्रिया करने के लिए K अगर क्रिया करेगा तो KCl बनाएगा। चूँकि Cl 3 बार है तो हमने यहाँ 3KCl किया है, जिसके लिए पोटेशियम 3 चाहिए तो हमने यहाँ 3 से गुणा कर दिया है। अब आप देखिए 3KOH में से अगर K चला गया तो 3 OH बचे हैं। उन 3 OH से क्रिया करने के लिए 1 H यहाँ से और 2 H यहाँ से, 3 H 3 OH से क्रिया करके 3 H2O बना लेंगे। अब हमारे पास बच क्या गया ज़रा वो देखते हैं। तो हमारे पास बच गया है CH3, N बच गया है, C बच गया है, बाकी सारी चीज़ें जा चुकी हैं। तो देखिए यहाँ पर बनेगा CH3NC यानी मेथिल आइसोसाइनाइड। इसीलिए इस अपक्रिया को कार्बिल एमीन अपक्रिया भी कहते हैं या आइसोसाइनाइड परीक्षण भी कहते हैं। अगला दिया है नाइट्रस अम्ल से क्रिया। तो आपको पता है कि अगर प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एमीन तीनों नाइट्रस अम्ल से क्रिया करते हैं, लेकिन इनका उत्पाद अलग अलग बनता है। कैसे, आप यहाँ पर देखें, जब मैंने प्राथमिक एमीन को नाइट्रस अम्ल से क्रिया कराया है तो देखिए नाइट्रोजन के एक और डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन है और एक और OH लिखा हुआ है। अब ये जो H2 है वो इस O से क्रिया करके H2O बना लेगा। साथ ही साथ ये जो नाइट्रोजन है वो इस नाइट्रोजन के साथ N2 गैस बना लेगा। तो देखिए यहाँ H2 निकल गया और N2 निकल गया। अब मेरे पास यहाँ R बचा है और यहाँ OH बचा है, तो देखिए यहाँ पर बनेगा एल्कोहल। यानी प्राथमिक एमीन नाइट्रस अम्ल से क्रिया करके एल्कोहल बनाता है। जब मैं द्वितीयक एमीन को क्रिया कराऊंगा तो देखिए यहाँ पर मैंने नाइट्रस अम्ल के बंध को उल्टा किया है, यानी ऊपर वाले समीकरण में जहाँ नाइट्रोजन से जुड़ा डबल बॉन्ड मैंने बाईं तरफ बनाया था, इस बार नाइट्रोजन से मैंने डबल बॉन्ड ऑक्सीजन दाईं तरफ कर दिया है और जो OH पहले दाईं ओर मैंने बनाया था उसको बाईं ओर बना दिया। वजह यहाँ पर देखिए 2 नहीं बल्कि 1 हाइड्रोजन है, तो ये हाइड्रोजन OH से क्रिया करके बना लेगा क्या, H2O। और बाकी ये जो NO समूह बच गया है इसको नाइट्रोसो समूह कहते हैं। ये जा करके एमीन में जुड़ जाएगा। नाइट्रोसो समूह एमीन में जुड़ेगा तो नाइट्रोसामीन बनेगा।
तो द्वितीयक एमीन नाइट्रस अम्ल से क्रिया करके नाइट्रोसामीन बनाता है, जबकि पहले वाले एमीन ने एल्कोहल बनाया था। तृतीयक एमीन में वही क्रिया करेंगे, तो देखिए जहाँ पर एच लिखा है वहाँ पर मैं आर लिख दूंगा, हो जाएगा तृतीयक एमीन। पिछला वाला एच ओ एच लेके जल बनाया था, इस बार आर है, आर ओ एच लेके एल्कोहल बना लेगा, और बाकी ये चीज़ पिछली बार भी बनी थी और इस बार भी बनी हुई है। तो यानी तृतीयक एमीन ने नाइट्रोसामीन भी दिया है और एल्कोहल भी दिया है, तो ये विभेद के तौर पर भी यूज़ किया जाता है। अगला दिया है हिंग्सबर्ग अभिकर्मक से क्रिया। अगर हम हिंग्सबर्ग अभिकर्मक से क्रिया कराते हैं तो प्राथमिक एमीन जब हिंग्सबर्ग अभिकर्मक से क्रिया करेगा, हिंग्सबर्ग अभिकर्मक बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड कहलाता है। तो देखिए प्राथमिक एमीन का जो एच है वो Cl से क्रिया करके HCl बनाता है और हमको मिलता है N एल्किल बेंजीन सल्फोनेमाइड। जब द्वितीयक एमीन यही क्रिया करने आएगा, द्वितीयक एमीन में देखिए NH है और 2 एल्किल समूह लगे हुए हैं, ये द्वितीयक एमीन है। अब यहाँ पर भी देखिए HCl बनेगा, लेकिन चूंकि यहाँ 2 एल्किल समूह है तो देखिए यहाँ नाम लिखा होगा N डाई एल्किल बेंजीन सल्फोनेमाइड। तृतीयक एमीन ये क्रिया नहीं कर पाएगा क्योंकि उसके पास ये होता ही नहीं है, तो वह Cl से क्रिया नहीं करेगा। अगला दिया है एमीन के विरचन की 3 विधियों का रासायनिक समीकरण लिखिए तथा एल्किल हैलाइडों के एमिनो अपघटन की क्रियाविधि को भी समझाइए। तो चलिए एमीन का विरचन करते हैं। पहला देता है हेलोएल्केन से या एल्किल हैलाइड से। कैसे? आप एक काम करेंगे, एल्किल हैलाइड को यानी ये जो आर्यक्स है इसको हेलोएल्केन बोलिए, इसको अमोनिया के साथ 100 डिग्री पे क्रिया करा दीजिए। अब उससे क्या होता है कि ऑटोमेटिकली आपके प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एमीन बन जाएंगे। जैसे NH3 में जो 3 हाइड्रोजन है उसमें से एक हाइड्रोजन एक यक्ष से क्रिया करके यहाँ बना लेगा HX, देखिए निकल गया। अब NH3 में एक हाइड्रोजन चला गया तो 2 हाइड्रोजन बचे, यानी NH2 बचा है, वह NH2 आकर के R से जुड़ जाएगा और देखिए आपका RNH2 बनेगा जो कि प्राथमिक एमीन है। प्राथमिक एमीन बनने के बाद इसमें थोड़ा सा और एल्किल हैलाइड अगर मिला दीजिए या पहले से ही अधिक मिला के रखिए, तो देखिए फिर यहाँ पर जो 2 हाइड्रोजन है उसमें से एक हाइड्रोजन एक यक्ष से क्रिया करके फिर HX बना लेगा और ये जो R है वो जुड़ने चला आएगा। तो देखिए एक R पहले था, एक R और आ गया, अब R हो गया 2 बार, R2NH बना, ये द्वितीयक एमीन है। इसके बाद फिर अगर एल्किल हैलाइड से क्रिया होती तो अंतिम वाला H भी यक्ष के साथ चला जाता है HX बनाने और R जुड़ने चला आएगा तो बनेगा R3N। अब R की जगह पे आप अगर CH3 रखेंगे तो देखिए नीचे एक समीकरण बन के तैयार है। तो ये एमीन बनाने की एक विधि हो गई। दूसरा नाइट्रोएल्केन से होता है। नाइट्रोएल्केन क्या है? अगर आप देखें तो इसमें NO2 समूह है। इस NO2 समूह में अगर आप सोचें तो मुझे NH2 बनाना यानी ऑक्सीजन को हटाना है, तो ऑक्सीजन को हटाने के लिए हमने अपचायक पदार्थ लिया है। अपचायक पदार्थ आपको हाइड्रोजन देगा। अब यह हाइड्रोजन आके ऑक्सीजन से क्रिया करके H2O बना लेगा। चूँकि यहाँ ऑक्सीजन 2 हैं तो इसीलिए हमने 2 H2O बना दिया, और जैसे ही ऑक्सीजन निकलेंगे तो नाइट्रोजन के बंध को पूरा करने के लिए 2 हाइड्रोजन अंदर आ जाएंगे, तो कुल 6 हाइड्रोजन लगेंगे और देखिए आपका यहाँ पर प्राथमिक एमीन बनकर तैयार हो जाएगा। अगला दिया है कि अगर आप नवजात हाइड्रोजन नहीं लेना चाहते हैं, जैसे आपने यहाँ पे नवजात हाइड्रोजन लिया है, तो आप हाइड्रोजन का अणु भी ले सकते हैं। यहाँ 6 हाइड्रोजन खपत हुई है तो आप यहाँ पर 3H2 लिख करके भी ये काम कर सकते हैं। देखिए अभी भी 6 हाइड्रोजन है और हमारी यह क्रिया होती चली जाएगी। अब इसके बाद दिया है साइनाइड तथा आइसोसाइनाइड के अपचयन से। देखिए अगर हम साइनाइड लेकर के इसका अपचयन करते हैं तो यहाँ पर देखिए होता ये है कि साइनाइड मतलब C∧N होता है, जिसमें अब यहाँ पर पीछे कौन सा समूह लगा है, मान लेते हैं हमने कोई समूह R लगा दिया है। अब इस ट्रिपल बॉन्ड में अगर आप ध्यान से देखें तो जिन बॉन्डों को मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ वो पाई बॉन्ड मानिए, तो ये एक पाई बॉन्ड ये है, एक पाई बॉन्ड ये है, ये वीक होता है। वीक होने के चलते ये टूट जाएगा, और अगर ये टूट जाता है तो फिर हमारी स्थिति कुछ ये हो जाती है कि हमारे R, C और N बचेंगे। यानी अगर पाई बॉन्ड टूट गया तो देखिए इस कार्बन के पास भी 2 बॉन्ड कम हो गए और यहाँ भी 2 बॉन्ड कम हो गए, जिसकी भरपाई करने के लिए 2 हाइड्रोजन यहाँ आएंगे, एक हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन यहाँ, 2 यहाँ आएंगे, 2 यहाँ आएंगे, और देखिए हमारा यहाँ प्राथमिक एमीन बन गया। तो कुल कितने हाइड्रोजन लगे? 1, 2, 3 और 4। तो देखिए यहाँ पर साइनाइड का अपचयन करने के लिए हमने 4 हाइड्रोजन लिया है और यहाँ पर हमको देखिए प्राथमिक एमीन मिल गया है। अगर आप आइसोसाइनाइड लेके यही क्रिया कराते हैं तो आपको वहाँ पर द्वितीयक एमीन भी प्राप्त होता है, लेकिन चूँकि हमको यहाँ पे केवल साइनाइड से कहा है यहाँ पे, तो इस हेडिंग में आप आइसोसाइनाइड का कोई भी जिक्र नहीं करेंगे क्योंकि आइसोसाइनाइड से द्वितीयक एमीन प्राप्त होता है। अगला दिया है एल्किल हैलाइडों का एमिनो अपघटन क्या होता है। तो देखिए इस चीज़ को अभी आप वही अपक्रिया जो ऊपर पढ़े थे जहां हमने अमोनिया और एल्किल हैलाइड की क्रिया से एमीन बनाया था, इसी को अमोनी अपघटन या एमिनो अपघटन कहते हैं। एमिनो अपघटन क्या होता है समझ लेते हैं।
जब आप एल्किल हैलाइड लिखते हैं तो एल्किल हैलाइड में हैलोजन और आर में कार्बन है, यानी आर में कार्बन छुपा है, तो सिंपली कार्बन और हैलोजन के बीच का बंध है। अगर आप कार्बन और हैलोजन के बीच के बंध को तोड़ने के लिए अमोनिया यूज़ करते हैं, यानी अमोनिया आकर के किसी भी तरीके से अगर वह इस बंध को तोड़ दे, इस बंध को अलग कर दे, तो हम बोलते हैं कि एमिनो अपघटन हो गया। यानी कार्बन और हैलोजन का बंध अगर अमोनिया ने तोड़ दिया तो हम बोलेंगे यहाँ पर एमिनो अपघटन हो गया है। अब ये किस प्रकार होता है, आप इस चीज़ को देख लीजिए। यहाँ पर जब हम एल्किल हैलाइड की क्रिया अमोनिया से कराते हैं तो यहाँ पर अगर मैं अमोनिया का सूत्र लिखूँ इस तरीके से, ये देखिए N, और यहाँ पर मैंने बना दिया H, यहाँ भी बना दिया H और यहाँ पर भी बना दिया H। तो यहाँ पर ये देखिए कि अमोनिया का जो H है वो X को लेके अलग हो गया, इसका मतलब उसने इस बंध को तोड़ दिया है। तो अब कार्बन और हैलोजन के बीच का बंध तोड़ा अमोनिया ने, तो इसको हम बोलते हैं कि ये हो गया एमोनी अपघटन। अब यहाँ पर बचेगा क्या, यहाँ बचा है R, यहाँ क्या बचा है आपके पास, यहाँ बचा है NH2। तो देखिए यहाँ पर आपके पास बन जाएगा RnH2। अब RnH2 जब आपके पास बन गया, RnH2 बन गया, आप फिर एल्किल हैलाइड से क्रिया कराएंगे तो फिर इसका H इसके X से क्रिया करके HX बनाएगा, फिर ये R जुड़ने चला आएगा, तो देखिए द्वितीयक एमीन बनेगा और द्वितीयक एमीन के बाद फिर बन जाएगा तृतीयक एमीन। अब पूछ रहा है इसकी क्रियाविधि हमको समझाइए कि मतलब कैसे एल्किल हैलाइड अमोनिया से क्रिया करके प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक एमीन बनाता है, बाद में चतुर्थक लवण भी बन जाता है। तो आइए यहाँ पर इस चीज़ को समझते हैं। देखिए सबसे पहले क्या होता है, अगर हम अमोनिया के चित्र को समझें तो अमोनिया में यहाँ देखिए अमोनिया का अगर हम सूत्र लिखते हैं NH3, तो नाइट्रोजन के वाहतम कोष में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। चूँकि 3 बंध बनाए तो 3 इलेक्ट्रॉन तो यहाँ खर्च कर दिया, इसका मतलब नाइट्रोजन के पास भी अभी भी इलेक्ट्रॉन का एक जोड़ा बचा है जो हमने यहाँ पे दर्शाया हुआ है। अब यहाँ पर ये होता है कि जब एल्किल हैलाइड से ये क्रिया करने जाता है तो देखिए यहाँ पर हैलोजन इस बंध को जब तोड़ने की कोशिश करता है तो इस एल्किल ग्रुप के पास एक बॉन्ड कम हो जाते हैं, तो नाइट्रोजन अपने 2 इलेक्ट्रॉनों के जरिए इनके पास बंध बना लेता है। अब बंध बनाने से देखिए यहाँ पे हैलोजन पे आ गया माइनस, NH3 पे आ गया प्लस और कौन जुड़ गया, R जुड़ गया है। अब बाद में जब आप दोबारा NH3 लेकर के आते हैं, ध्यान दीजिएगा, दोबारा NH3 लेके आते हैं तो यहाँ से 2 चीज़ें अलग होती हैं। क्या क्या, एक तो H प्लस अलग होगा और दूसरा X माइनस अलग होगा, यानी RnH3 प्लस X माइनस से 2 चीज़ें अलग हो जाती। कौन कौन सा, H प्लस और X माइनस, और इन दोनों को यहाँ पर ये जो आया हुआ NH3 है वो ग्रहण कर लेता है। अगर ये ग्रहण कर लेगा तो बना लेगा NH4 प्लस X माइनस। देखिए ये अलग हो गया। तो आप बताइए अब यहाँ पर बचा क्या है, R बचा है, N बचा है, 3 हाइड्रोजन थे, एक निकल गया, तो कितने हाइड्रोजन बचे हैं, 2। तो देखिए यहाँ पर बना है RnH2। तो देखिए प्राथमिक एमीन बन गया। अब सेम प्रोसेस आप यहाँ पर इसको सेम वही चीज़ फिर से रिपीट करेंगे। यहाँ एमीन है, फिर वही एल्किल हैलाइड इसको तोड़ेगा तो यहाँ पर बनेगा क्या, R2NH2X बनेगा। फिर जब आप अमोनिया लाएंगे तो यहाँ से 2 चीज़ें अलग होंगी। कौन कौन सा, एक H प्लस अलग होगा, एक X माइनस अलग होगा, और ये NH3 क्या करेगा, ये NH3 उन दोनों को ग्रहण कर लेगा और फिर से बना लेगा NH4 प्लस। तो आप बताइए यहाँ बचा क्या, आपके पास R 2 बार बचा है, बिल्कुल बचा है। नाइट्रोजन बचा है, अभी बचा है हमारे पास, 2 हाइड्रोजन में से एक चले गया तो देखिए 1 हाइड्रोजन बचा है और देखिए हमारा द्वितीयक एमीन भी बन गया। इसी प्रोसेस को रिपीट कीजिए। अगली बार जहाँ आपने 1 R लिया था वहाँ 2 R लीजिए, अगली बार 3 R लीजिए। देखिए सेम प्रोसेस आप रिपीट कर दीजिए और आपका बारी बारी से यहाँ पर अलग अलग बन जाएगा। यहाँ का ध्यान दीजिएगा, आखिरी वाले में यहाँ पर हमको अमोनिया लाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि यहाँ पर देखिए कोई हाइड्रोजन है ही नहीं। तो यहाँ पर अब हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन, यहाँ पर हाइड्रोजन निकल नहीं पाएगा, इसलिए चतुर्थक लवण बनने के बाद हमको अमोनिया की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो इस प्रकार आपका यह पेपर 347 KB सॉल्व हुआ। इस पेपर में अगर किसी क्वेश्चन को या किसी टॉपिक को आप डिटेल में सीखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में मेंशन करिएगा, उसके लिए मैं अलग से वीडियो बना करके उसको समझाने की पूरी कोशिश करूँगा। अगर आपको यह तरीका पसंद आ रहा है तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगले प्रश्न पेपर को हम अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे। धन्यवाद।